डेडिकेटेड टू नॉलेज में मैं दीपक कौशिक आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। अब तक हमने पढ़ा है राजस्थान जिला दर्शन और राजस्थान का संपूर्ण भूगोल। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे राजस्थान की कला एवं संस्कृति के बारे में। इसके अंतर्गत हम दुर्ग, छतरियाँ, राजस्थान के जो आभूषण हैं वो इत्यादि पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं राजस्थान के दुर्ग। 2013 में यूनेस्को द्वारा राजस्थान के जो 6 दुर्ग हैं उनको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। उन 6 दुर्गों का नाम है क्रमशः आमेर जो कि जयपुर में स्थित है, गागरोन दुर्ग झालावाड़ में स्थित, सोनार दुर्ग जैसलमेर में, रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ में और कुंभलगढ़ दुर्ग जो राजसमंद में स्थित है। इन 6 दुर्गों को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग 9 प्रकार के होते हैं। उन 9 दुर्गों को इस तरह से बताया गया है, जैसे जो गिरी दुर्ग है, गिरी का अर्थ होता है पहाड़ या पर्वत, यानी कि पहाड़ी पर बना हुआ दुर्ग गिरी दुर्ग। जल दुर्ग या ओदक दुर्ग वह है जो दुर्ग चारों तरफ से जल से घिरा हो, जबकि वन दुर्ग के अंदर ऐसे दुर्गों को रखा जाएगा जिनके चारों तरफ वन या जंगल हों, और धानवन दुर्ग के अंतर्गत मरुस्थल से घिरे हुए दुर्गों को रखा जाता है। एरण दुर्ग जो घने जंगलों के बीच में हो या कांटेदार झाड़ियों के बीच में हो, एरण दुर्ग होता है। जो पारिख दुर्ग है उसमें चारों तरफ खाई होती है, यानी कि दुर्ग के चारों ओर खाई हो तो वह दुर्ग पारिख दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। जबकि पारिध दुर्ग आ जाए तो चारों तरफ क्या होगा, इस दुर्ग के परकोटा होगा, यानी कि दीवार होगी। सैन्य दुर्ग जो सेना के लिए बनाए जाते हैं, सैन्य दुर्ग, और सयाह दुर्ग यानी कि सहायता करने वाले भाई बंधुओं के द्वारा जो दुर्ग निर्मित किए वो सहाय दुर्ग की श्रेणी में रखे जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं पहले चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया और इसका जीर्णोद्धार यानी कि पुनर्निर्मित, यानी कि दोबारा से जैसे दुर्ग टूट फूट जाता है उसको दोबारा से जब बनाया जाता है तो उसे कहते हैं जीर्णोद्धार। तो जीर्णोद्धार राणा कुंभा ने कराया। जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वह चित्रकूट पहाड़ी पर स्थित है और यह मेसा के पठार पे स्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की आकृति व्हेल मछली के समान है। यदि हम जिले में देखें तो जालौर जिले की आकृति जो है वो व्हेल मछली के समान है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अन्य नाम इस प्रकार देखने को मिलते हैं: राजस्थान का गौरव, दुर्गों का सिरमौर, राजस्थान का दक्षिण व पूर्वी प्रवेश द्वार, राजस्थान में दक्षिण सीमा का प्रहरी, और इसे चित्रकूट या खिजराबाद भी कहा जाता है। जो अलाउद्दीन खिलजी था उन्होंने क्या किया, इसका नाम अछत्रपुर रख दिया था। ठीक है। अब नदियाँ, जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग से संबंधित नदियाँ हैं गंभीरी व बेड़च, यानी कि गंभीरी और बेड़च नदी के संगम पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है। विशेषता, चित्तौड़गढ़ दुर्ग की विशेषता कुछ इस प्रकार है: राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, और एकमात्र ऐसा दुर्ग जिसके अंदर खेती की जाती है चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। जबकि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में सर्वाधिक साके हुए, यानी कि 3 साके हुए, एक तो 1303 में, एक 1534 में और एक 1568 में। 1303 में जो रतन सिंह थे उन्होंने तो केसरिया किया, जबकि रानी पद्मिनी ने जौहर किया जब अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पे आक्रमण किया था। 1534 में रावत बख्ता बाघ सिंह ने तो केसरिया किया, जबकि कर्मावती ने जौहर किया था। उस समय बहादुर शाह ने जो गुजरात से थे उन्होंने आक्रमण किया था। जबकि 1568 ईस्वी में जयमल व फत्ता ने केसरिया किया और फूल कंवर ने जौहर किया था जब अकबर ने आक्रमण किया था 1568 ईस्वी में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग से संबंधित कुछ इमारतों के बारे में पढ़ते हैं। इसमें 7 विशाल दरवाजे हैं, जिसमें जो प्रवेश द्वार है उसको पांडन पोल कहा जाता है। जबकि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में रण पद्मिनी का महल है, गोरा बादल की छतरी है, रावत बाघ सिंह का स्मारक है, कल्लाजी राठौड़ की छतरी है, नवलखा भंडार है और लाखोटा की बारी है। एकलिंग जी का मंदिर भी है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में।
तुलजा भवानी का मंदिर, श्रृंगार चौरी भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। मीरा मंदिर, कुंभ स्वामी मंदिर, विजय स्तंभ, सतबीस देवी यानी कि 27 जैन मंदिर हैं। समिदेश्वर मंदिर, अद्भुत शिव मंदिर। अब देखते हैं गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग जो झालावाड़ में स्थित है, इसका निर्माण डोड परमारो द्वारा कराया गया। गागरोन दुर्ग का अन्य नाम डोडगढ़, धूलरगढ़, मुस्तफाबाद व जालिमकोट मिलता है, जबकि यह आहू व काली सिंध नदी के संगम तट पर स्थित है। गागरोन दुर्ग की विशेषता कुछ इस प्रकार है। बिना नींव का दुर्ग, यानी कि ऐसा कहा जाता है कि इस दुर्ग की कोई नींव नहीं है। गागरोन दुर्ग का जो परकोटा है उसका निर्माण जालिम सिंह द्वारा कराया गया व इसे जागीर के रूप में पृथ्वीराज राठौड़ को अकबर द्वारा दिया गया। गागरोन के दुर्ग में 2 शाखें हैं, जो एक तो है 1423 में, जो जिस समय इसके शासक थे अचलदास खिची, और आक्रमण किया था होशंग शाह ने, जो मांडू के सरदार थे। और एक होता है 1444 ईस्वी में, पालनसी थे इस समय इसके शासक, और महमूद खिलजी प्रथम ने, जो मालवा के शासक थे, इस पर आक्रमण किया था। गागरोन दुर्ग से संबंधित इमारतें कुछ इस प्रकार मिलती हैं। मधुसूदन मंदिर जो दुर्जन साल द्वारा निर्मित किया गया। संत पीपा की छतरी, बुलंद दरवाजे को औरंगजेब ने बनवाया। मीठे शाह की दरगाह, यहाँ पे मीठे शाह की दरगाह है, संत हमीदुद्दीन की दरगाह। जबकि मीत कराई जो कैदियों को मृत्युदंड दिया जाता था। टकसाल कोटा शासकों द्वारा निर्मित यहाँ टकसाल है, जहाँ सिक्के डाले जाते हैं। अंधेरी बावड़ी और जौहर कुंड गागरोन दुर्ग में देखने को मिलता है। अब पढ़ेंगे हम रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग जो सवाई माधोपुर में स्थित है, चौहान शासकों द्वारा निर्मित, चौहान शासक रणथंभ देव द्वारा निर्मित रणथंभौर दुर्ग। अन्य नाम इसका चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई व दुर्गाधिराज मिलता है। रणथंभौर दुर्ग का आकार अंडाकार है। इसकी विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। रणथंभौर दुर्ग 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ दुर्ग है, इस कारण से यह दूर से दिखाई नहीं देता। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी झाइन का दुर्ग कहलाता है, जबकि अबुल फजल ने इसे बख्तरबंद कहा है, और ये कहा है कि अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं और रणथंभौर दुर्ग क्या है, बख्तरबंद। जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग को बाल के बराबर कहा, जबकि अमीर खुसरो ने यह कहा कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। यानी कि यह धर्म विरोधी जो वचन थे, ये अमीर खुसरो द्वारा कहे गए। रणथंभौर दुर्ग की विशेषताएं कुछ और हैं, जैसे कि राजस्थान का प्रथम शाखा रणथंभौर दुर्ग में हुआ। ये जो राजस्थान का प्रथम शाखा था वह जल जौहर रणथंभौर दुर्ग में मिलता है देखने को। 13 जुलाई 1301 को जब हमीरदेव चौहान ने तो केसरिया किया था और रंग देवी ने जौहर किया था, रनिहार तालाब में कूदकर, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण किए जाने पर। रणथंभौर दुर्ग से संबंधित इमारतें कुछ इस प्रकार हैं। सुपारी महल, यह एकमात्र ऐसा महल है जहाँ पे मंदिर, मस्जिद व गिरजाघर तीनों स्थित हैं। जोगी महल, रनिहार तालाब, पदमला तालाब, गोरा भोरा नामक अनाज के भंडार, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, 32 खंभों की छतरी जो हमीरदेव द्वारा निर्मित है। हमीर की कचहरी जिसे न्याय की छतरी कहा जाता है। पीर सदरुद्दीन की दरगाह, अधूरी छतरी और कुत्ते की छतरी रणथंभौर दुर्ग में मिलती है, जबकि नवलखा दरवाज़ा रणथंभौर दुर्ग का प्रवेश द्वार कहलाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में स्थित है, जो राणा कुंभा द्वारा निर्मित किया गया, यानी कि राणा कुंभा ने बनवाया। कुंभलगढ़ दुर्ग के अन्य नाम मेवाड़ के शासकों का संकटकालीन किला व मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा का प्रहरी और मेवाड़ का मेरुदंड मिलते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग के वास्तुकार यानी कि इंजीनियर हैं मंडन। कुंभलगढ़ दुर्ग की विशेषताएं, कुंभलगढ़ की ऊंचाई, लंबाई व चौड़ाई को लेकर के अलग अलग तथ्य मिलते हैं। अबुल फजल ने कुंभलगढ़ दुर्ग की ऊंचाई को लेकर कहा था कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर पर रखी पगड़ी गिर जाती है। जबकि इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी जो दीवारें हैं वो 36 किलोमीटर लंबी है, जो भारत की महान दीवार है।
चौड़ाई के संदर्भ में इन दीवारों पर 8 घुड़सवार एक साथ दौड़ सकते हैं। कर्नल जेम्स टोड ने इसकी मजबूती को देखकर कहा कि यह एस्ट्रोकन दुर्ग है, जबकि इस दुर्ग को जीतने वाले एकमात्र मुगल सेनापति शाहबाज खां थे। कुंभलगढ़ दुर्ग में कुछ इमारतें इस प्रकार हैं। कटारगढ़, जो कुंभा का निवास स्थल था, मेवाड़ की तीसरी आंख भी कहा जाता है कटारगढ़ दुर्ग को। कटारगढ़ दुर्ग में बादल महल है। बादल महल में जूरी की छतरी है, जो महाराणा प्रताप का जन्म स्थान रहा है। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को हुआ। कुंभलगढ़ दुर्ग में मामदेव कुंड है। उदा ने कुंभा की हत्या की यहाँ पे। उदा कौन था? उदा को मेवाड़ का पितृहंता भी कहा जाता है। इसमें कुंभा की छतरी भी है और पृथ्वीराज सिसोदिया की भी छतरी है। पृथ्वीराज सिसोदिया को राजस्थान का उडवा राजकुमार कहा जाता है। झाली रानी का मालिया भी है कुंभलगढ़ दुर्ग में। अब पढ़ते हैं सोनार किला। सोनार किला जैसलमेर, जो त्रिकुटी पहाड़ी पर स्थित है। राव जैसल द्वारा निर्मित 1155 ईस्वी में राव जैसल ने सोमनार का किला बनवाया जैसलमेर में, जिसका अन्य नाम स्वर्णगिरी, सोनारगढ़, रेगिस्तान का गुलाब, गलियों का दुर्ग व सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग मिलता है। सोनार दुर्ग की विशेषता कुछ इस प्रकार है। अबुल फजल ने पत्थर की टांगे आपको जैसलमेर तक पहुंचा सकती है, इस प्रकार का कथन कहा। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट सोनार दुर्ग बिना चूने के निर्मित, जबकि इसकी छत जो है वो लकड़ी द्वारा निर्मित है और यह पीले पत्थरों द्वारा निर्मित है। दूर से देखने पर यह अंगड़ाई लेते हुए शेर के समान या रेत के समंदर में जहाज अपने लंगर डाले हुए हैं, इस तरह से दिखाई प्रतीत होता है। सोनार दुर्ग में 99 बुर्ज हैं, जबकि 2009 में इस पर डाक टिकट जारी हुआ और 2013 में सोनार दुर्ग को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। सोनार के किले की विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं कि इस पर एक फिल्म बनी है सोनार किला, जो सत्यजीत रे के निर्देशन में बनी हुई है, जबकि 2.5 साकों के लिए भी सोनार का किला प्रसिद्ध है। एक अर्ध साका हुआ जो 1550 ईस्वी में हुआ। गुजरात के अली खां द्वारा जब आक्रमण किया गया तब यहाँ के शासक थे राव लूणकरण भाटी। सोनार दुर्ग में कुछ इस प्रकार इमारतें हैं। जयसूल कुआं, जो भगवान के श्री कृष्ण द्वारा निर्मित है सुदर्शन चक्र द्वारा, ऐसी मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से जयसूल कुआं का निर्माण किया, यानी कि बनाया। यहाँ पे अक्षयपोल देखने को मिलता है, जो किले का प्रवेश द्वार है, उसका नाम है अक्षयपोल। जिनभद्र सूरी भंडार है। भूमिगत संग्रहालय, यानी कि एक म्यूजियम है जो इस दुर्ग के नीचे यानी कि अंडरग्राउंड में है। वह है जिनभद्र सूरी भंडार, जो प्राचीनतम हस्तलिखित ग्रंथ हैं उनको संग्रहित किए हुए हैं। यहाँ पार्श्वनाथ का मंदिर और लक्ष्मी नारायण का मंदिर मिलता है। अब हम पढ़ेंगे आमेर दुर्ग, जो जयपुर में स्थित है, तो मिर्जा राजा मानसिंह द्वारा बनाया गया। आमेर दुर्ग के अन्य नाम कोकिलगढ़, मोमिनाबाद मिलता है। मोमिनाबाद नाम बहादुर शाह प्रथम द्वारा दिया गया। जो आमेर दुर्ग है इसकी कुछ विशेषताएं इस प्रकार है कि आमेर दुर्ग का आकार महलनुमा है और यह हिंदू मुस्लिम शैली में निर्मित है। हिंदू मुस्लिम शैली में निर्मित है अर्थात इस पर मुगल शैली का प्रभाव दिखाई देता है। इसमें लखनऊ जैसी भूल भुलैया है। आमेर के किले में जो इमारतें हैं वो इस प्रकार हैं। गणेश पोल जो है वह आमेर दुर्ग का प्रवेश द्वार है। फर्ग्यूसन ने गणेश पोल को विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्रवेश द्वार कहा। कदमी महल है, जो राजाओं का राज तिलक होता था वो कदमी महल में होता था। रामदेव या राजदेव द्वारा निर्मित कदमी महल। जगत शिरोमणि मंदिर, जिसका निर्माण कनकावती द्वारा अपने पुत्र जगत सिंह की याद में करवाया गया। दीवाने आम, दीवाने खास, मावठा जलाशय, सुहागा मंदिर व सुख मंदिर आमेर दुर्ग में है। जबकि आरटीडीसी द्वारा यहाँ पर लाइट और साउंड शो होता है आमेर दुर्ग में। अब हम पढ़ते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग जो जोधपुर में स्थित है, जोधपुर को सूर्य नगरी या बिलू सिटी कहा जाता है। जबकि बिलू पोट्री की बात करें तो वो जयपुर की प्रसिद्ध है। मेहरानगढ़ दुर्ग चिड़ियाटू की पहाड़ी पर स्थित है, जिसका निर्माण राव जोधा ने
1459 ईस्वी में करवाया। मेहरानगढ़ दुर्ग का अन्य नाम म्यूरध्वजगढ़, मोरध्वजगढ़, कागमुखी व गढ़ चिंतामणि के साथ सूर्यगढ़ भी मिलता है। मेहरानगढ़ दुर्ग से संबंधित है नरबली, यानी कि यहाँ पे नरबली दी जाती थी। राजा मेघवाल की नरबली दी गई मेहरानगढ़ दुर्ग में। विशेषताएं, रुडयार्ड किपलिंग ने कहा कि इस दुर्ग का निर्माण परियों व देवताओं द्वारा कराया गया। यानी कि जो रुडयार्ड किपलिंग है उन्होंने कहा है कि जो ये मेहरानगढ़ दुर्ग है इसका निर्माण परियों और देवताओं के द्वारा कराया गया। और जो जंगल बुक पुस्तक के लेखक है वो है रुडयार्ड किपलिंग। जॉन कैनेडी ने इसे विश्व का 8वां अजूबा कहा है, जबकि यह तोपों के लिए प्रसिद्ध है। मेहरानगढ़ दुर्ग से संबंधित कुछ तोपें इस प्रकार हैं: किलकिला, शंभुबाण, गजनी खां, गजक, नुसरत, कड़क बिजली, भवानी, जमजमा। ये जो तोपें हैं ये मेहरानगढ़ दुर्ग में रखी हुई हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग से संबंधित इमारतें कुछ इस प्रकार हैं: भूरे खां के मजार, श्रृंगार चौकी। श्रृंगार चौकी जहाँ पे राजाओं का राज तिलक होता था, इसका निर्माण तखत सिंह ने कराया। जबकि धन्ना मीणा की छतरी है, जिसे मामा भांजा की छतरी भी कहा जाता है। अब मामा भांजा से संबंधित 3 फैक्ट मिलते हैं हमें। एक तो छतरी जो जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है, जबकि मंदिर है वो अटरू 12 में है। और मामा भांजा की मजार पूछे तो भटनेर दुर्ग में है जो हनुमानगढ़ में स्थित है। चामुंडा माता का मंदिर जहाँ 2008 में भगदड़ के कारण लोगों की मौत हो गई थी, वो यही मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। नागणेची माता का मंदिर है, जबकि मान पुस्तक प्रकाश जो मान सिंह द्वारा निर्मित है वह भी मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। चौखिलाव तालाब, कीरत सिंह सोडा की छतरी, जसवंत थड़ा जो राजस्थान का जिसे ताजमहल कहा जाता है वह मेहरानगढ़ किले के निकट स्थित है, यानी कि तलहटी में समझे एक तरह से। अब हम पढ़ते हैं जयगढ़ किला। जयगढ़ किला जयपुर में स्थित है, जिसका निर्माण शुरू तो मिर्जा राजा मान सिंह द्वारा कराया गया, जबकि इसे पूर्ण मिर्जा राजा जय सिंह ने किया। और वर्तमान स्वरूप यानी कि अब जो इसको मॉडिफाई किया है वो है सवाई जय सिंह द्वारा किया गया। जयगढ़ किले का नाम मिर्जा राजा जय सिंह के नाम पर रखा गया। जयपुर नगर सवाई जय सिंह के नाम पर। देखो, जयगढ़ किला है वो तो मिर्जा राजा जय सिंह के नाम पर, और जयपुर नगर है वो है सवाई जय सिंह के नाम पर। जबकि यह जो दुर्ग है ये ईगल की पहाड़ी पर स्थित है। जयगढ़ किले का अन्य नाम चिल्का किला, आमेर के शासकों की संकटकालीन राजधानी यानी कि संकटकालीन किला व रहस्यमय किला भी मिलता है। जबकि इसकी विशेषताएं है, कछुआ शासक अपनी धन दौलत यहाँ छिपा कर रखते थे। इस किले की खुदाई इंदिरा गांधी द्वारा 1975-76 में कराई गई। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे बहुत सारा सोना चांदी मिला था उस समय। इंदिरा गांधी ने सभी को निकाल करके और दिल्ली लेकर चली गई। कुछ दिनों तक NH8 बंद रहा था, केवल उस पर सरकारी वाहन ही चलते थे। यहाँ पे जयबाण तोप है, जिसका निर्माण सवाई जयसिंह ने कराया। इसका उद्देश्य था मराठाओं को रोकने के लिए। जो जयबाण तोप है यह एशिया की सबसे बड़ी तोप है। यह एक ही बार ही चलाई गई थी, जिसका गोला चाकसू में जाकर गिरा था। इसकी रेंज 35 किलोमीटर मानी जाती है। इसके अंदर जयबाण तोप है, तोप ढालने का संयंत्र है, विजयगढ़ी है जहाँ पे जयसिंह ने अपने भाई विजय सिंह को कैद किया था। और यहाँ पे कुछ गुप्त सुरंगें भी हैं। अब पढ़ते हैं हम तारागढ़ का किला जो अजमेर में है, जिसका निर्माण अजयराज ने 1113 ईस्वी में करवाया। यह जो तारागढ़ का किला है वह बिठली पहाड़ी पर निर्मित है। तारागढ़ के किले का अन्य नाम अजय मेरू दुर्ग और गढ़ बिठली मिलता है। इसका नामकरण मेवाड़ के राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया द्वारा कराया गया, क्योंकि मेवाड़ के राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया है, इनकी पत्नी थी ताराबाई। वह रूठ कर इसी महल में रही थी तारागढ़ के किले में। मेवाड़ के राजकुमार थे, अजय मेरू दुर्ग का नाम बदलकर तारागढ़ कर दिया। किसने? पृथ्वीराज सिसोदिया ने। इसकी विशेषता क्या है तारागढ़ दुर्ग की? कर्नल जेम्स टोड ने तारागढ़ दुर्ग को राजपुताने की कुंजी कहा है, जबकि बिशप हैबर ने इसे राजस्थान का जिब्राल्टर कहा है। जो जिब्राल्टर है वह यूरोप में स्थित है और उसकी तुलना किससे की गई है? तारागढ़ दुर्ग से। विलियम बेंटिक ने सोनेटोरियम कहा है, जिसे आरोग्य सदन कहा जाता है इसे। सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण वाला जिला तारागढ़।
स्थानीय आक्रमण वाला जिला पूछे तो तारागढ़, और विदेशी आक्रमण वाला जिला पूछे तो भटनेर, हनुमानगढ़ का। क्योंकि जब बाहर से आक्रमण करेंगे राजस्थान में तो कहाँ पे होगा, सबसे पहले भटनेर में। और अब आंतरिक आक्रमण पूछा है यहाँ पे, स्थानीय आक्रमण, तो तारागढ़ जिला, क्योंकि अजमेर सेंटर में है। तारागढ़ किला अजमेर, इससे रिलेटेड कुछ इमारतें इस प्रकार भी मिलती हैं। मीरान शाह की दरगाह, घोड़े की मज़ार, हिजड़े की मज़ार, शरण, यहाँ पे दारा सिकोह ने शरण ली थी। जबकि नाना साहब का झालरा भी है यहाँ पे, और यहाँ 14 बुर्जें हैं। अब हम पढ़ते हैं भटनेर का किला। भटनेर का किला है हनुमानगढ़ में, भूपत भाटी द्वारा निर्मित 295 ईस्वी में। जबकि भटनेर के किले के वास्तुकार या इंजीनियर है कैकया। इसका अन्य नाम उत्तरी सीमा का प्रहरी मिलता है। जबकि एक सर्वाधिक विदेशी आक्रमण वाला किला पूछे तो भटनेर का किला है। जो मिट्टी का किला सबसे पहला है भटनेर का किला, और लोहागढ़ किला है जो मिट्टी का सबसे अंतिम किला है। 2 ही मिट्टी के किले हैं राजस्थान में, एक भटनेर का और एक लोहागढ़ का, भरतपुर। भटनेर किले की विशेषता इस प्रकार, राजस्थान का प्रथम दुर्ग है। यह मिट्टी से निर्मित है, कच्ची ईंटों से निर्मित। महत्वपूर्ण विदेशी आक्रमण 3 है। एक तो 1001 में महमूद गजनवी ने किया, एक 1398 में तैमूर लंग ने किया। तो सबसे सुरक्षित किला कहा है तैमूर लंग ने भटनेर के किले को। जबकि यह हिंदू और मुस्लिम महिलाओं ने यहाँ पे एक साथ जोहर किया था। जबकि 1534 ईस्वी में कामरान का आक्रमण हुआ। अब भटनेर दुर्ग से संबंधित इमारतें, यानी कि भटनेर दुर्ग में कुछ इमारतें इस प्रकार है। शेर खां की कब्र है। जो शेर खां है वो बलबन का भतीजा था। बलबन वो 40 लोगों का एक समूह होता था, क्या है दिमाग से निकल गया कुछ। मामा भांजा की मज़ार है यहाँ पे। 52 बुर्ज हैं। भद्रकाली माता का मंदिर है। दलपत सिंह व 6 रानियों का स्मारक भी बना हुआ है भटनेर दुर्ग में। अब तारागढ़ दुर्ग, एक तो अजमेर का था, एक तारागढ़ दुर्ग है बूंदी का। तारागढ़ दुर्ग बूंदी का निर्माण बरसिंह ने 1354 ईस्वी में कराया, जिसका तारागढ़ दुर्ग का अन्य नाम झील में चमचमाते सितारे के समान या तिलस्मी किला भी मिलता है। तारागढ़ दुर्ग बूंदी से संबंधित कुछ कथन इस प्रकार हैं। कर्नल जेम्स टोड ने राज्य में सर्वश्रेष्ठ महल बताया इनको, और रुडयार्ड किपलिंग ने इसका निर्माण भूत प्रेतों ने कराया, ऐसा कहा है। जबकि मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में किपलिंग ने कहा था कि यह परियों और देवताओं द्वारा बनाया हुआ है। तारागढ़ दुर्ग बूंदी में एक तोप है जिसका नाम है गर्भ गुंजन तोप। भित्ति चित्रों के लिए भी यह दुर्ग प्रसिद्ध है। बूंदी के शासक शत्रुसाल ने तो इसमें रंग महल का निर्माण करवाया, और उम्मेद सिंह ने चित्रशाला का निर्माण कराया। इसलिए जो उम्मेद सिंह का जो काल था उसको भित्ति चित्रों का स्वर्ग भी कहा जाता है, और चित्रशाला है भित्ति चित्रों का स्वर्ग, और उम्मेद सिंह का काल क्या हो गया, स्वर्ण काल हो गया इस समय। अब तारागढ़ दुर्ग में कुछ इमारतें हैं इस प्रकार है। एक तो अनिरुद्ध का महल है, जो अनिरुद्ध की पत्नी थी नाथावती, उन्होंने रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया। इसमें सुख महल है। जबकि अब पढ़ेंगे हम जालोर किला। जालोर किला जालोर में स्थित है, जो सूकड़ी नदी के किनारे स्थित है। सोनगिरी या कच्छावतों की छतरी यहाँ पे स्थित है, और इसका निर्माण डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार तो प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम ने करवाया, और गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार परमार शासक धारा शाह ने करवाया। जालोर किले के अन्य नाम सोनगढ़, स्वर्णगिरी, जलालाबाद मिलता है। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के किले का नाम जलालाबाद रखा। हसन मिजामी जो ताजुल मस्जिद है, हसन मिजामी ने जालोर दुर्ग के बारे में कहा कि ये जो दुर्ग है वह शक्तिशाली और अजेय दुर्ग है। और जालोर में साका हुआ 1311 में, जो केसरिया तो किया कानड़ सोनगरा ने, जब अलाउद्दीन खिलजी आक्रमणकारी थे, और जोहर किया जैतलदे ने। जालोर दुर्ग में इमारतें कुछ इस प्रकार हैं। मलिक शाह की इमारत, अलाई मस्जिद, तोपखाना मस्जिद, आशापुरा माता का मंदिर। आशापुरा माता है जो सोनगरा चौहानों की कुल देवी है। जबकि जैन कीर्ति स्तंभ, नटनी की छतरी, जालोर दुर्ग के सामने है नटनी की छतरी। सिवाना का किला बाड़मेर में, जिसका निर्माण वीर नारायण पंवार ने करवाया। यह हल्देश्वर पहाड़ी पर स्थित है। सिवाना किला का अन्य नाम कुमठ दुर्ग,
मारवाड़ शासकों का संकटमोचन किला, जालोर दुर्ग की कुंजी व खैराबाद मिलता है। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना के किले का नाम खैराबाद रखा। विशेषता क्या है इसकी? मालदेव व चंद्रसेन की शरण स्थली है। भारत छोड़ो आंदोलन के तहत जयनारायण व्यास को इस जो ये जिला है, ये किला है सिवाना का किला, इसी में कैद करके रखा गया था। इसमें दो साके हुए। 1308 में तो शीतलदेव ने और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें मैनादे ने जोहर किया, और 1582 में कल्ला रायमलोर और अकबर के मध्य युद्ध हुआ था। अकबर का किला अजमेर में। अकबर ने गुजरात पर निगरानी रखने के लिए अजमेर में एक किला बनाया, जिसका निर्माण 1570 में अकबर ने किया, और इस किले का अन्य नाम दौलत खाना व मैगजीन दुर्ग मिलता है, जिसकी विशेषताएं इस प्रकार हैं। यह मुस्लिम शैली में निर्मित है। जो हल्दी घाटी युद्ध हुआ उसकी योजना इसी दुर्ग में बनाई गई, और 10 जनवरी 1616 ईस्वी में सर विलियम टॉमस रो जो आए वो जहांगीर से मुलाकात करते हैं, वह भी अकबर के किले में ही होती है। इसका वर्तमान में राजपूताना संग्रहालय बनाया गया है। जूनागढ़ किला बीकानेर, जिसका निर्माण प्रारंभ तो कराया राव बीकाजी की टेकरी के नाम से 1485 से 88 के मध्य, और महाराजा जो राय सिंह थे उनके मंत्री करमचंद की देखरेख में इनका पूर्ण निर्माण हुआ 1589 से 94 के मध्य। जूनागढ़ किले का अन्य नाम जमीन राजेवर, राती घाटी का किला व लालगढ़ मिलता है। इसका आकार चतुर्भुजाकार है। क्योंकि विशेषताएं, दीनानाथ शर्मा ने जो जूनागढ़ किला है इसके बारे में कहा है कि दीवारों के कान होते हैं लेकिन जूनागढ़ की दीवारें बोलती हैं। आज़ादी से पूर्व यहाँ पर लिफ्ट लगाई गई। महाराजा गंगा सिंह के प्रयास से हिंदू मुगल शैली में निर्मित है यह जूनागढ़ का किला। इसकी इमारतें कुछ इस प्रकार हैं। सूरजपोल, जो जूनागढ़ का प्रवेश द्वार है उसे सूरजपोल कहा जाता है। सूरजपोल जो गेट है उसके बाहर जयमल और फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियाँ यानी कि हाथी पर सवार मूर्तियाँ हैं। राय सिंह प्रशस्ति जो कि जैता द्वारा लिखित है वह भी जूनागढ़ दुर्ग के पास मिलती है। अनूप महल है, इसमें जो अनूप सिंह द्वारा बनाया गया, जहाँ पे राजाओं का राज तिलक होता था, और राजाओं का राज तिलक गोदारा जाट द्वारा किया जाता था। ठीक है, जो गोदारा जाति है जाटों की उसके द्वारा किया जाता है। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर मिलता है यहाँ पे। हरम्ब गणपति मंदिर मिलता है, यानी कि जो सिंह पे सवार गणेश जी है उसका मंदिर है जूनागढ़ में। न्याय का घंटा है यहाँ पे डूंगर सिंह द्वारा लगवाया गया, और गंगा विलास महल भी है जूनागढ़ में। लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में, जिसका निर्माण सूरजमल ने करवाया 1732 ईस्वी में। अन्य नाम पूर्वी सीमा का प्रहरी मिलता है, क्योंकि राजस्थान के पूर्व में क्या स्थित है? धौलपुर, भरतपुर। तो पूर्वी सीमा का प्रहरी किसे कहा जाता है? लोहागढ़ दुर्ग को। यह पारिक दुर्ग और जल दुर्ग दोनों तरफ से है। यानी कि ये जो दुर्ग है, जैसे लोहागढ़ दुर्ग है, इसके चारों ओर एक खाई खोद करके उसके अंदर सुजान गंगा नहर से जल लाया जाता है, इसलिए यह जल दुर्ग भी हो गया, क्योंकि इस दुर्ग के चारों तरफ क्या हो गया? जल हो गया। जबकि एक नदी आती है बाणगंगा और एक रूपारेल, दोनों नदियों का पानी जाता है मोती झील में, और मोती झील से एक सुजान गंगा नहर निकाल करके और लोहागढ़ दुर्ग को पानी सप्लाई किया जाता है। इसलिए जो सुजान गंगा नहर है वो क्या है? लोहागढ़ दुर्ग की जीवन रेखा। इसका प्रवेश द्वार अष्ट धातु से निर्मित है। नौलखा गेट है। जो जवाहर सिंह ने 1765 ईस्वी में दिल्ली के लाल किले से लेकर ये गेट आए थे, जो अष्ट धातु से निर्मित है। आक्रमण लॉर्ड विलेक ने 4 बार आक्रमण किया, लेकिन चारों बार असफल रहा। उस समय शासक थे यहाँ के रणजीत सिंह। 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े जाट का 2 छोरा, ये जो कहावत है ये लोहागढ़ दुर्ग से रिलेटेड है। इसमें जो 2 छोरा का नाम आया है वो एक है दुर्जन साल और दूसरा है माधो सिंह। जवाहर बुर्ज है यहाँ पे, जिसका निर्माण जवाहर सिंह ने करवाया। यहाँ पे राज तिलक होता था राजाओं का। इसे अजय दुर्ग कहा गया, यानी कि ये इस दुर्ग को आज तक किसी ने जीता नहीं, क्योंकि एकदम खड़ी चढ़ाई है यहाँ पे, इसीलिए
एक है नाहरगढ़ किला जयपुर, जिसका निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया। इसका कारण था मराठाओं से बचाव हेतु। अन्य नाम नाहरगढ़ किले का मिलता है सुदर्शनगढ़, जयपुर का मुकुट और जयपुर की ओर झांकता हुआ दुर्ग। नाहरगढ़ दुर्ग की विशेषताएं इस प्रकार है। सवाई माधो सिंह द्वितीय ने अपनी 9 पासवानों के लिए यहाँ पे 9 महल बनवाए और जयपुर का बदनाम शासक कहा जाता है जगत सिंह द्वितीय को, जिसकी पासवान थी रसकपुर, इसे कैद किया गया। बयाना का किला भरतपुर में, जिसका निर्माण विजयपाल ने करवाया। बयाना के किले का अन्य नाम विजय मंदिरगढ़, बाणासुर का किला और बादशाह का किला मिलता है। इससे संबंधित इमारतें इस प्रकार हैं: लोधी की मीनार, दाऊद खां की मीनार, अकबर की छतरी व जहांगीरी दरवाजा। नेक्स्ट है अजलगढ़ का किला। अचलगढ़ का किला जो सिरोही में स्थित है, इसका निर्माण प्रारंभ तो परमार शासकों ने करवाया था और उसका पुनर्निर्माण है यानी कि मॉडिफाई करवाया था कुंभा ने 1452 ईस्वी में। इसकी विशेषता है यह राजस्थान का सर्वोच्च किला है यानी कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित किला। यहाँ पे अचलेश्वर महादेव का मंदिर है। जो अचलेश्वर महादेव का मंदिर, यहाँ पे शिव जी के अंगूठे की पूजा होती है। दुर्सा आडा की मूर्ति है, सावन भादो मूर्ति है, कुंभा और उदा की मूर्तियाँ हैं। सावन भादो की मूर्ति है जो कुंभा उदा की मूर्तियाँ हैं। मंदाकिनी कुंड है, भंवरा थल है। जहाँ पे महमूद बेगड़ा पर मधुमक्खियों ने हमला किया था वह है भंवरा थल। शेरगढ़ दुर्ग बारां में स्थित है, जो परवन नदी के तट पर स्थित है। शेरगढ़ दुर्ग का अन्य नाम कोसवर्धनगढ़ दुर्ग मिलता है। एक शेरगढ़ दुर्ग है धौलपुर में। एक शेरगढ़ का किला है धौलपुर में, जिसका नामकरण शेरशाह सूरी के नाम पर पड़ा था। यहाँ पे निहाल टावर स्थित है, जो राज्य का सबसे बड़ा टावर है। राज्य का सबसे बड़ा घंटाघर है निहाल टावर। शेरगढ़ किले में हुन कारतोप है और शेरगढ़ किले में ही सैयद हुसैन की दरगाह स्थित है। उसके बाद आता है भैंसरोडगढ़ किला चित्तौड़गढ़ में स्थित, जिसका निर्माण भैंसा और रोडा नामक व्यापारियों ने किया। अर्थात राजस्थान में एकमात्र ऐसा किला है जो व्यापारियों द्वारा बनाया गया, भैंसरोडगढ़ दुर्ग। भैंसरोडगढ़ किला चित्तौड़गढ़ में, जो चंबल और बामनी नदी के किनारे स्थित है। इसका अन्य नाम है राजस्थान का वेल्लोर। भैंसरोडगढ़ दुर्ग की विशेषताएं हैं: यह एकमात्र दुर्ग जिसका निर्माण व्यापारियों ने करवाया। कर्नल जेम्स टोड ने इसे क्या कहा कि यहाँ की जो जागीर है वह लेना चाहूँगा। अगर कर्नल जेम्स टोड ने ये कहा कि मुझे पूरे राजस्थान में कोई भी जागीर देना चाहे तो मैं यह भैंसरोडगढ़ किला लेना चाहूँगा। चूरू का किला चूरू में स्थित है, जिसका निर्माण खुशहाल सिंह ने करवाया। चांदी के गोले दागने वाला किला है चूरू का किला। 1814 ईस्वी में यहाँ पे चांदी के गोले दागे गए, जब सूरत सिंह जो बीकानेर के शासक थे उन्होंने यहाँ पे आक्रमण किया। कुचामण का किला नागौर में, जिसका निर्माण जागीरदार जालिम सिंह ने करवाया। कुचामण के किले का अन्य नाम अणकला किला मिलता है। जागीरी किलों का सिरमौर भी कहा जाता है कुचामण के किले को। इसके बाद आता है सज्जनगढ़ का किला उदयपुर। सज्जनगढ़ का किला उदयपुर, जिसका निर्माण महाराजा सज्जन सिंह ने करवाया। इसे मेवाड़ का मुकुटमणि भी कहा जाता है। यह बांसदरा की पहाड़ी पर स्थित है। मांडलगढ़ का किला भीलवाड़ा में, जिसका निर्माण मांडिया भील के नाम पर हुआ और इसे एक चाणना गुजर द्वारा भी पारस की प्राप्ति हुई, इस कारण इसे मांडलगढ़ का किला कहा जाता है। इसे मेवाड़ का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। दौसा का किला दौसा में है, जो देवगिरी पहाड़ी पर स्थित है। दौसा के किले का आकार सूप छाजले के समान है। इसकी विशेषता है यह कछुआ वंश की प्रारंभिक राजधानी रहा है दौसा का किला। तिमनगढ़ का किला करौली में स्थित है, जहाँ पे ननद भोजाई का कुआं स्थित है। ऊंटाला का किला बल्लभनगर उदयपुर में स्थित है। शाहाबाद का किला बारां में है, जिसका निर्माण मुकुटमणि देव चौहान द्वारा कराया गया। इसका नाम बदलकर सलीमाबाद रखा शेरशाह सूरी ने। बाला किला अलवर में है, जिसका निर्माण अलुग राय ने करवाया और इसका पुनर्निर्माण यानी कि जीर्णोद्धार हसन खां मेवाती ने करवाया। बाला किला में 3 साल तक जहांगीर ने राज किया। इसका बाला किला में करणी माता का मंदिर स्थित है। कांकनबाड़ी का किला अलवर में है, जिसे मिर्जा राजा जयसिंह ने बनवाया और यहाँ पे दारा सिकों को कैद किया गया है। राजस्थान की प्रमुख हवेलियाँ। राजस्थान में हवेलियों का विकास
17वीं 18वीं शताब्दी में माना जाता है। राज्य में हवेलियों में राज्य की जो हवेलियां हैं इसमें प्रमुख योगदान सेठ व साहूकारों का रहा है। राजस्थान की हवेलियों की विशेषताएं, यानी कि राजस्थान में मारवाड़ में, शेखावटी में, पूर्व व हाड़ौती क्षेत्र में कुछ हवेलियां हैं। जब फ्रेस्को पेंटिंग होती है उसे कहते हैं भित्ति चित्रकारी, यानी कि शेखावटी क्षेत्र की प्रसिद्ध है फ्रेस्को पेंटिंग। जैसे कि जो दीवार होती है उसके ऊपर डिजाइन बनाया जाता है उसको फ्रेस्को पेंटिंग कहते हैं। मारवाड़ में पत्थर की जो जालियां हैं वो मिलेंगी, और वो जो पत्थर की जालियां हैं वह कटाई के लिए प्रसिद्ध है मारवाड़ की हवेलियां। जबकि शेखावटी की हवेलियां हैं भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध। पूर्वी व हाड़ौती की जो हवेलियां हैं वो कलात्मक व संगत राशि के लिए प्रसिद्ध हैं। क्योंकि राजस्थान की हवेलियों में देखो, हवेलियों का नगर तो कहा जाता है नवलगढ़ झुंझुनू को, जबकि 100 हवेलियों का नगर कहा जाता है बीकानेर को। और राजस्थान में जो सर्वाधिक हवेलियां हैं वह क्षेत्र है शेखावटी का क्षेत्र। शेखावटी में 3 जिले आते हैं, झुंझुनू, सीकर और चूरू। और जैसलमेर में हवेलियां हैं। एक है पटुओं की हवेली जो जैसलमेर में है, यह सेठ गोलाबचंद द्वारा बनाई गई। इस पटुओं की हवेलियों में ये 5 मंजिला है, जिसकी शैली है हिंदी, यहूदी और यूरोपीय, यानी कि 3 शैली में निर्मित है, यानी कि कॉकटेल पद्धति में निर्मित 3 शैली में निर्मित है, हिंदू, यहूदी और यूरोपीय। इसे कॉकटेल पद्धति कहा जाता है। एक है सालिम सिंह की हवेली जो जैसलमेर में है, इसे 9 खंडी हवेली कहा जाता है, यानी कि इसमें 9 बिल्डिंग थी, अब वर्तमान में 7 मंजिला ही है। एक है नथमल की हवेली जो 1881 से 1885 के मध्य बनाई गई। इसके शिल्पकार यानी कि इंजीनियर है लालू व हाथी। इसके बाद आता है एक बागोर की हवेली उदयपुर में। विश्व की सबसे बड़ी जो पगड़ी है वह बागोर की हवेली उदयपुर में रखी हुई है, जिसका इस हवेली का निर्माण अमरचंद बड़वा ने करवाया। रामपुरिया की हवेली जो बीकानेर में है, यह हिंदू, मुगल और यूरोपीय शैली में का संगम है, यानी कि इन तीनों शैलियों का मिक्सचर है। यह लाल पत्थरों से निर्मित है। रामपुरिया की हवेली बीकानेर में। बच्छावतों की हवेली बीकानेर में है, जो ज्यामितीय नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ बेल, बूटे, फूल, पत्तियों के चित्र यानी कि नक्काशी की गई है, चित्र बनाए हुए हैं इस हवेली पे। डागा की हवेली बीकानेर में। कोठारी की हवेली बीकानेर में। शेखावटी की हवेलियाँ। राजस्थान में सर्वाधिक हवेलियाँ हैं शेखावटी क्षेत्र में। राज्य में भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है शेखावटी की हवेलियाँ, और भित्ति चित्रों की जो कलाकारी है इसको कहा जाता है फ्रेस्को पेंटिंग। जो चेजारा होते हैं वो भित्ति चित्रों के जो कारीगर होते हैं उनको चेजारा कहा जाता है। अब शेखावटी की हवेलियों में देखो, झुंझुनू, सीकर और चूरू, ये 3 जिले आते हैं शेखावटी में। तो इसमें झुंझुनू में जो हवेलियाँ हैं वो है एक तो बगड़िया की हवेली चिड़ावा में, महनसर में सोने चांदी की हवेली, ईसरदास की हवेली है झुंझुनू में, डूंडलोद में है सेठ लालचंद की हवेली, और बिसाऊ में है नाथूराम पोद्दार की हवेली। सीकर में एक तो पंसारी की हवेली है श्री माधोपुर में, और ताराचंद की हवेली है रामगढ़ में। उसके बाद चूरू में है मंत्रियों की हवेली, सुराणा की हवेली जिसमें 1100 दरवाजे और खिड़कियां हैं, और एक है रामनिवास गोयनका की हवेली, यह है चूरू में। उसके बाद हम आते हैं जोधपुर की हवेलियों पे। एक है पुष्य हवेली जो विश्व की एकमात्र हवेली है जिसका निर्माण पुष्य नक्षत्र में हुआ, वो है पुष्य हवेली। एक है आलोकिया हवेली जो साधु संतों की हवेली है। बड़े मियाँ की हवेली, राखी हवेली और पोकरण हवेली जो जोधपुर में है। खेतड़ी का महल है झुंझुनू में। इस मानचित्र, इस मैप में देखते हैं हम, एक खेतड़ी का महल है झुंझुनू में। केसरी सिंह भारत की हवेली है शाहपुरा भीलवाड़ा में। सुनहरी कोठी है टोंक में। झालाओं की हवेली है बारा में। जबकि देवता जी की हवेली है जो कोटा में है। जयमल फत्ता की हवेली चित्तौड़गढ़ में, और पोकरण हवेली है जोधपुर में। ऐसे पोकरण जयपुर जैसलमेर की तहसील है, इसलिए कभी कंफ्यूज ना होगी हवेलियाँ। उसके बाद है छतरियाँ। छतरियाँ राजवंश से संबंधित कुछ छतरियाँ। पंचकुंड की छतरियाँ जोधपुर में, जिसे रानी जी की छतरी कहा जाता है। देवकुंड की छतरियाँ बीकानेर में।
बड़ा बाग की छतरियाँ जैसलमेर में। महासतियों का टीला उदयपुर में। जो महासतियों का टीला है, इसमें जो पहली एक छतरी है वो है अमर सिंह प्रथम की। एक है मंडोर या कागा की छतरियाँ जोधपुर में। गैटोर की छतरियाँ जयपुर में। जो गैटोर की छतरियों में जो पहली छतरी है वो है सवाई जयसिंह की छतरी। चार बाग की छतरियाँ कोटा में और केसर बाग की छतरियाँ हैं बूंदी में। अब खंबे पर आधारित छतरियाँ, कुछ छतरियाँ ऐसी होती हैं ना, 1 खंबे की, 2 खंबे की, 5 खंबे की, ठीक है, ऐसे खंबे पर आधारित छतरियाँ। 10 खंबों की छतरी है जोधपुर में। इस 10 खंबों की छतरी को मामा भांजा की छतरी भी कहा जाता है। यह मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। 6 खंबों की छतरी है गोराधाय में जोधपुर में। जो गोराधाय की छतरी है जोधपुर में। 8 खंबों की छतरी है चित्तौड़गढ़ में, जो संत रैदास की छतरी है। और एक 8 खंबों की छतरी उदयपुर में भी है, जो महाराणा प्रताप की छतरी है। यह केजड़ बांध के नज़दीक स्थित है। एक है 12 खंबों की छतरी राजसमंद में, जो पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी है। और पृथ्वीराज सिसोदिया को राजस्थान का उड़वा राजकुमार कहा जाता है। 4 खंबों की छतरी है चित्तौड़गढ़ में, जो श्रृंगार कंवरी की छतरी है। और श्रृंगार कंवरी कौन थी? ये श्रृंगार कंवरी है राणा कुंभा द्वारा निर्मित। एक है 8 खंबों की छतरी जो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। यह राणा सांगा की छतरी है और अशोक परमार द्वारा इसका निर्माण किया गया। 1 खंबे की छतरी है रणथंभौर दुर्ग में। इसे कुत्ते की छतरी भी कहा जाता है। यह सवाई माधोपुर में है। 6 खंबों की छतरी है लाल सोठ दौसा में। इस 6 खंबों की छतरी को बनझारे की छतरी कहा जाता है। और 16 खंबों की छतरी है नागौर में, जो अमर सिंह राठौड़ की छतरी है। और जो अमर सिंह राठौड़ है इसे कटार का धनी कहा जाता है। अमर सिंह राठौड़ के घोड़े का नाम था बादल। एक 18 खंबों की छतरी है जोधपुर में, जो राज सिंह चंपावत की छतरी है। उसके बाद एक है 80 खंबों की छतरी अलवर में, मूसी महारानी की छतरी है। इसका निर्माण कराया था विनय सिंह ने। और न्याय की छतरी है जो 32 खंबों की छतरी, वह सवाई माधोपुर में है। जैतर सिंह की छतरी है, यह हमीर देव द्वारा इसका निर्माण किया गया। एक तो 32 खंबों की छतरी है जैतर सिंह की, जो न्याय की छतरी कहलाती है। और एक 32 खंबों की छतरी है भीलवाड़ा में जगन्नाथ कछुआ की छतरी। एक है 84 खंबों की छतरी बूंदी में, जो अनिरुद्ध द्वारा निर्मित की गई, यानी कि अनिरुद्ध ने बनवाया था 84 खंबों की छतरी को बूंदी में। अब नाम पर आधारित कुछ छतरियाँ हैं, यानी कि छतरियों का नाम है डायरेक्ट सीधा। एक है अधूरी छतरी जो कर्मावती की छतरी है सवाई माधोपुर में। उसके बाद है सेनापति की छतरी जोधपुर में। और सेनापति की छतरी जिसकी छतरी है वह सेनापति का नाम है इंद्रराज। यह मान सिंह राठौड़ का सेनापति था। एक है चेतक की छतरी बलीचा राजसमंद में। फिर है राव शेखा की छतरी परसारामपुर झुंझुनू में। और अकबर की छतरी है बयाना दुर्ग में, जो है भरतपुर में स्थित। कुत्ते की छतरी है रणथंभौर दुर्ग में सवाई माधोपुर में। 1 खंबे की छतरी है रणथंभौर में सवाई माधोपुर में। संत पीपा की छतरी है गागरोन दुर्ग में, जो झालावाड़ में स्थित है। और एक देखो उज्जैन मध्य प्रदेश में छतरी है वीर दुर्गादास राठौड़ की। वीर दुर्गादास का संबंध है राजस्थान से। इनकी छतरी है उज्जैन मध्य प्रदेश में। अगर ऐसा पूछ लिया जाए राजस्थान से बाहर स्थित छतरी किसकी है? वीर दुर्गादास राठौड़ की, उज्जैन में, जो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में स्थित है। उसके बाद है गोराधाय व रूपाधाय की छतरी जोधपुर में स्थित है। नटनी की छतरी है जालोर में। और आंतेड़ की छतरियाँ अजमेर में। जयमल फत्ता की छतरी चित्तौड़गढ़ में। गंगाबाई की छतरी है भीलवाड़ा में। जबकि घास फूस की छतरी पूछा जाए तो बूंदी में है। और लाखा गुजरी की छतरी है नागौर में। जोगीदास की छतरी झुंझुनू में। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है राजस्थान की बावड़ियाँ। एक है जैसलमेर में चांदन नलकूप, यानी कि यह भूगर्भित जल की पट्टी है, वहाँ पे है एक चांदन नलकूप। एक है बाटाडू का कुआं बाड़मेर में। बाटाडू के कुएं को कहा जाता है रेगिस्तान का जल महल। पन्नालाल शाह तालाब है खेतड़ी झुंझुनू में। अजीत सिंह व स्वामी विवेकानंद की मुलाकात यहीं पे हुई थी, पन्नालाल शाह तालाब के नज़दीक खेतड़ी झुंझुनू में। हाडी रानी की बावड़ी है टोडा राय सिंह टोंक में।
जबकि एक है हरामखोर बावड़ी, वो है चित्तौड़गढ़ में। जबकि बड़ी बावड़ी है जयपुर में और लंबी बावड़ी है जोधपुर में। ये बड़ी बावड़ी है जयपुर में, ऐसे जैसे जयपुर एक महानगर की तरह है ना, तो यह बड़ी बावड़ी हो गई। और जो लंबी बावड़ी है वो धौलपुर में है। मेघनाथ की बावड़ी है बूंदी में, जबकि बिनोता बावड़ी है चित्तौड़गढ़ में। त्रिमुखी बावड़ी है डूंगरपुर में। दूध बावड़ी है माउंट आबू सिरोही में। और ईदगाह बावड़ी है जोधपुर में। डिग्गी तालाब अजमेर में है। खरबूजा बावड़ी है जोधपुर में, जबकि फूलों की बावड़ी है नागौर में। उसके बाद मेड़तनी बावड़ी झुंझुनू में। गोल्ड बावड़ी भरतपुर में। जबकि 12 में 2 बावड़ियाँ हैं, एक ओस्तजी की बावड़ी और एक तपसी की बावड़ी। जबकि चौकी बावड़ी है बनेड़ा भीलवाड़ा में। चमना बावड़ी है भीलवाड़ा में। और सीताराम जी की बावड़ी शाहपुरा भीलवाड़ा में। जबकि कोडमदेसर बावड़ी बीकानेर में। पश्चिम राजस्थान की सबसे प्राचीनतम बावड़ी है कोडमदेसर की बावड़ी बीकानेर। इनकी जो पश्चिमी राजस्थान है अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में, वहाँ की सबसे पुरानी बावड़ी है कोडमदेसर की बावड़ी बीकानेर में। उसके बाद राजस्थान की कुछ प्रमुख बावड़ियाँ इस प्रकार हैं, उसके तथ्य ऐसे हैं जैसे कि बावड़ियों का शहर कहलाता है बूंदी, और बावड़ी बनाने वाले कारीगर को कागा, बावड़ियाँ बनाने वाला कारीगर कागा कहलाता है, कागा बावड़ियाँ। ठीक है। बावड़ियों के प्रसिद्ध कलाकार भीनमाल जालोर के हैं। जबकि कलात्मक बावड़ियाँ शेखावटी क्षेत्र में देखने को मिलती हैं। बावड़ियों के वास्तुकार को कागरिया कहा जाता है। राजस्थान की बावड़ियाँ जिस पर डाक टिकट जारी हुआ वो 6 बावड़ियाँ हैं। 6 बावड़ियाँ हैं राजस्थान की जिस पर डाक टिकट जारी हुआ है 29 दिसंबर 2017 को। एक है चांद बावड़ी दौसा की, जिसे आभानेरी कहा जाता है। एक है रानी जी की बावड़ी बूंदी। और एक है नूर का झालरा जोधपुर। नागर सागर कुंड बूंदी। नीमराणा की बावड़ी अलवर की। पन्ना मियाँ की बावड़ी जयपुर की। ये जो 6 बावड़ियाँ हैं इन पर डाक टिकट जारी हुआ था 29 दिसंबर 2017 को। चांद बावड़ी दौसा आभानेरी की चांद बावड़ी, जिसका निर्माण प्रतिहार शासक निकुंभ चंद द्वारा कराया गया। गुर्जर प्रतिहार शैली में निर्मित है चांद बावड़ी। यह विश्व की सबसे गहरी बावड़ी है। इसका अन्य नाम तिलिस्मी बावड़ी मिलता है, जिसका आकार तारे के समान है। फिर आता है रानी जी की बावड़ी बूंदी में, जिसका निर्माण नाथावती ने करवाया, और नाथावती थी अनिरुद्ध की पत्नी। इनका रानी जी की बावड़ी का उपनाम है बावड़ियों का सिरमौर, यानी कि रानी जी की बावड़ी को बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता है। राज्य में कल्पित स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है, यानी कि केवल कल्पना ही की जा सकती है ऐसी बावड़ी है रानी जी की बावड़ी। एक है नीमराना बावड़ी, नीमराना अलवर में, जिसका निर्माण राजा टोडरमल ने किया। ये यहाँ पे सैनिक टुकड़ी रह सकती है। यह 9 मंजिला बावड़ी है। एक है अनारकली की बावड़ी बूंदी में, जबकि नौलखा बावड़ी है डूंगरपुर में, जिसका निर्माण प्रीमल दे ने करवाया, और प्रीमल दे है आस्करण की पत्नी। नौलखा बावड़ी के वास्तुकार है लीलाधर, यानी कि इंजीनियर, आर्किटेक्ट। लोहिनी बावड़ी वसंतगढ़ सिरोही में स्थित है। राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी लोहिनी बावड़ी, और विग्रहराज द्वितीय की पत्नी लोहिनी द्वारा बनाया गया लोहिनी बावड़ी को। यह सपनों में बड़ी बावड़ी भी, ऐसा माना जाता है कि यह बावड़ी केवल सपनों में बन गई। राजस्थान के महल जयपुर में हवा महल, जो सवाई प्रताप सिंह द्वारा निर्मित किया गया, यह 1799 में बनाया गया, जिसके वास्तुकार लालचंद उस्ता हैं। हवा महल में 5 मंजिला है। हवा महल 5 मंजिला है, जिसकी प्रथम मंजिल को शरद या प्रताप मंदिर कहा जाता है। ठीक है, मान लो ये है हवा महल, ऐसे है। ठीक है। अब इस हवा महल में 5 बिल्डिंग है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है। अब जो पहले वाली बिल्डिंग है इसको तो कहा जाता है शरद प्रताप, दूसरी को रतन, तीसरी को विचित्र, चौथी को प्रकाश और 5वीं को हवा मंदिर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। 3 पे विचित्र है, 1 पे है शरद प्रताप मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर।
इसमें 953 खिड़कियां हैं, 152 या 365 झरोखे हैं। आकार है इसका मुकुट के समान। यह भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। हवा महल, कर्नल जेम्स टोड ने इसे भगवान श्री कृष्ण के मुकुट की संज्ञा दी, जबकि इसे लाल मंदिर भी कहा जाता है। लेकिन इसके अंदर है लाल मंदिर। वैसे चंद्र महल जयपुर में, जिसे राजमहल या सिटी पैलेस कहा जाता है, इसका निर्माण सवाई जयसिंह ने कराया। इसके वास्तुकार हैं विद्याधर चक्रवर्ती। चंद्र महल के वास्तुकार विद्याधर चक्रवर्ती, जबकि चंद्र महल है 7 मंजिला। चंद्र महल के अंदर दीवाने आम है, जो कि पोथीखाना है अब वर्तमान में। विश्व के सबसे बड़े 2 चांदी के पात्र भी यहाँ पे रखे हुए हैं, जिनका वजन है 345 किलोग्राम। 345 किलोग्राम, यानी कि 345 किलोग्राम के 2 चांदी के बर्तन हैं। माधव सिंह द्वितीय ने बनवाया। यहाँ पे मुबारक महल भी है। जो मुबारक महल है, यह राजपूत, मुगल और यूरोपीय शैली का मिक्सचर है। इसे वेलकम पैलेस भी कहा जाता है। चंद्र महल में है जयपुर में मुबारक महल। सिसोदिया रानी का महल है जयपुर में, जिसे सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित कराया गया। यानी सवाई जयसिंह द्वारा इसका निर्माण किया गया सिसोदिया रानी के महल का। यह चंद्र कुंवरी है, जो अमर सिंह द्वितीय के लिए, जो चंद्र कुंवरी थी अमर सिंह द्वितीय की पत्नी, उसके लिए इसका निर्माण कराया गया। जल महल जयपुर में, जो जल महल है, वैसे जल महलों की नगरी है डीग भरतपुर, लेकिन ये जल महल है जयपुर का, जिसका निर्माण सवाई जयसिंह ने कराया। मानसागर या मानसरोवर झील में है स्थित जो जल महल है। अश्वमेध यज्ञ में आने वाले ब्राह्मणों के विश्राम के लिए इसका निर्माण कराया गया जल महल का। नाहरगढ़ जयपुर में है। यहाँ पे एक जैसे 9 महल हैं, जिसका निर्माण माधो सिंह प्रथम ने करवाया। नहीं, माधो सिंह द्वितीय ने करवाया। विक्टोरिया शैली में निर्मित है नाहरगढ़। रामनिवास बाग जयपुर में है, जिसका निर्माण राम सिंह द्वितीय ने 1868 ईस्वी में करवाया। रामनिवास बाग को जयपुर की हृदय स्थली भी कहा जाता है। यहाँ पे अल्बर्ट हॉल स्थित है। अल्बर्ट हॉल जयपुर में है, जो वहाँ पे है रामनिवास बाग। अल्बर्ट हॉल का निर्माण सवाई राय सिंह द्वितीय ने करवाया। 6 फरवरी 1876 में बनाया गया अल्बर्ट हॉल को। अल्बर्ट के आगमन पर बनाया गया। जो अल्बर्ट है वो है प्रिंस ऑफ वेल्स, और इन्हीं के आगमन पर जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया गया था। अल्बर्ट हॉल के वास्तुकार हैं स्टीवन जैकब। उद्घाटनकर्ता एडवर्ड ब्रैडफोर्ड, जो एजीजी थे उस समय। 1887 ईस्वी में इंडो सैनिक शैली में निर्मित है अल्बर्ट हॉल, जिसे ओपेरा हॉल भी कहते हैं। जैसे लंदन का जो ओपेरा हॉल है, उससे तुलना की गई अल्बर्ट हॉल की। जोधपुर की स्थापना 12 मई 1459 को की गई। संस्थापक थे राव जोधा, और इसका अन्य नाम सूर्यनगरी, ब्लू सिटी, जोधाना व मरुस्थल का प्रवेश द्वार मिलता है। उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर में है, जिसका निर्माण महाराजा उम्मेद सिंह ने करवाया 1928 से 40 के मध्य। और छितर की पहाड़ी पर बना हुआ है उम्मेद भवन पैलेस, सबसे महंगा होटल है आज के दिन ये। छितर पैलेस नाम है इसका उम्मेद भवन का। ये यहाँ पे क्या है, घड़ियों का संग्रहालय है। विश्व का सबसे रिहायशी महल है उम्मेद भवन। यहाँ पे शायद प्रियंका चोपड़ा की शादी हुई थी उम्मेद भवन में। उसके बाद है राई का बाग पैलेस जोधपुर में, जिसका निर्माण हाडी रानी जसवंती द्वारा करवाया गया। यहाँ स्वामी दयानंद सरस्वती को आदेश दिया गया। किसका शासक कौन थे यहाँ पे, जब जसवंत सिंह द्वितीय के समय में यहाँ पे स्वामी दयानंद सरस्वती आए थे, उन्होंने उपदेश दिए थे कुछ। राई का बाग पैलेस जोधपुर में। अजीत भवन जोधपुर में है, जिसका निर्माण हनुमंत सिंह के प्रधानमंत्री अजीत सिंह द्वारा कराया गया। यह भारत की प्रथम हेरिटेज होटल है। भारत की प्रथम हेरिटेज होटल अजीत भवन। ठीक है, ए पहला अक्षर है, जैसे ए आ ई, तो ए पहला अक्षर है, तो भारत की पहली हेरिटेज होटल कौन सी है, अजीत भवन जोधपुर। जसवंत थड़ा है जोधपुर में, जिसका निर्माण सरदार सिंह द्वारा कराया गया 1899 से 1904 के मध्य। सरदार सिंह जो है वो जसवंत सिंह द्वितीय की याद में जसवंत थड़े का निर्माण कराते हैं। और जसवंत थड़े का एक उपनाम है राजस्थान का ताजमहल,
और अबली मिनी का जो मकबरा है यानी कि उसको क्या कहा जाता है, हाड़ौती का ताजमहल। हाँ, आ गया वो। अबली मिनी का महल कोटा में है, जो मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। इसका निर्माण मुकुंद सिंह हाड़ा द्वारा कराया गया और अबली मिनी के महल का उपनाम है हाड़ौती का ताजमहल। कर्नल जेम्स टोड ने इसे राजस्थान का छोटा ताजमहल कहा। और अभेड़ा महल है कोटा में और बनेड़ा महल है भीलवाड़ा में। अभेड़ा महल कोटा में और बनेड़ा महल भीलवाड़ा में। खेतड़ी के महल हैं झुंझुनू में, जिसका निर्माण 1770 में भोपाल सिंह द्वारा कराया गया। यह ग्रीष्मकालीन निवासी स्थान हेतु खेतड़ी के महल का निर्माण किया गया। खेतड़ी के महल की जो छत है वो लकड़ी से निर्मित है। खेतड़ी का महल 5 मंजिला महल है। इसका उपनाम शेखावटी का हवा महल व राजस्थान का दूसरा हवा महल और भूल भुलैया महल मिलता है। स्वामी विवेकानंद जी ने अजीत सिंह को यहीं पे उपदेश दिए थे। अब जग मंदिर जो पिछोला झील उदयपुर में स्थित है, इसका निर्माण करण सिंह द्वारा कराया गया और इसको पूर्ण किया जगत सिंह प्रथम ने। जगनिवास महल भी है पिछोला झील उदयपुर में, जो वर्तमान में लेक पैलेस है। इसका निर्माण जगत सिंह सेकंड ने करवाया। तो जग मंदिर तो उसको पूर्ण करवाया जगत सिंह प्रथम ने, और जगनिवास महल को जगत सिंह सेकंड ने बनवाया। राजमहल जो उदयपुर में है, पिछोला झील के किनारे स्थित है। राजमहल को उदयपुर का चंद्र महल कहा जाता है। इसका निर्माण उदय सिंह द्वारा 1559 ईस्वी में कराया गया। फर्ग्यूसन ने इसे विंडसर महलों की संज्ञा दी। अब राजमहल जो संग्रहालय इसको प्रताप संग्रहालय नाम दिया गया है, जो महाराणा, जहाँ पे क्या रखा हुआ है, महाराणा प्रताप का भाला। मुबारक महल जो है वो सुनहरी कोठी टोंक में स्थित है, जिसका निर्माण वजीरुद्दौला ने करवाया। इसकी विशेषता है कि यहाँ पे ऊँटों की बलि दी जाती थी ईद के समय। डीग के जल महल भरतपुर में स्थित है, जिसका निर्माण सूरजमल ने करवाया। यहाँ के प्रसिद्ध महल हैं गोपाल महल जो सबसे बड़ा महल है, और सावन भादो का महल। ठीक है। डीग को राजधानी बनाया था बदन सिंह ने। अब बादल महल है। बादल महल कहाँ कहाँ है, एक तो है जैसलमेर में, जो सबसे बड़ा बादल महल है जैसलमेर में, जिसका उपनाम है ताजिया टावर, और उनका निर्माण करवाया सिलावटों द्वारा महारावल बेरीसाल को गिफ्ट देने के लिए। ठीक है, उपहार में दिया। एक है बादल महल कुंभलगढ़ में, जो जूरी छतरी है, उसे बादल महल कहा जाता है। महाराणा प्रताप का जन्म हुआ इसमें 9 मई 1540 को, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया के दिन, रविवार को। ठीक है। एक है जूनागढ़ में बादल महल, यानी कि जो सोने की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। और एक है नागौर में, जो वास्तविक बादल महल है वो कहाँ है, नागौर में, वो कलात्मक बादल महल है। उसके बाद आता है एक थंबा महल। एक थंबा महल तो है जोधपुर में, जबकि एक थम्बिया महल पूछे तो वो है डूंगरपुर में। एक थंबा महल जोधपुर में, एक थम्बिया महल पूछे तो डूंगरपुर में। थम्बिया में थोड़ा ज़्यादा बोलना पड़ता है ना, 3-4 अक्षर हैं, इसलिए जोधपुर में 4 ही हैं, जबकि डूंगरपुर में 5 अक्षर हो गए, ऐसे याद कर लो। एक थंबा महल जोधपुर में, एक थम्बिया महल है डूंगरपुर में। एक थंबा महल का निर्माण तो अजीत सिंह ने करवाया, जिसका उपनाम प्रहरी मीनार मिलता है, जबकि एक थम्बिया महल का निर्माण शिव सिंह ने करवाया, जिसका उपनाम वागड़ का उम्मेद पैलेस मिलता है। काष्ठ का महल है झालावाड़ में, जिसका उपनाम है रैन बसेरा, यानी कि रात्रि में रुकने के लिए यह काष्ठ का महल, लकड़ी का महल, जिसका निर्माण वन शोध संस्थान देहरादून द्वारा किया गया। झालावाड़ लाने का श्रेय राजेंद्र सिंह को जाता है। 1936 को ये इस महल को झालावाड़ लेकर के आए, यह लखनऊ प्रदर्शनी से। ठीक है। लालगढ़ पैलेस बीकानेर में है, जिसका निर्माण महाराजा गंगा सिंह द्वारा अपने पिता लाल सिंह की याद में कराया गया। रूठी रानी के महल, रूठी रानी के 3 महल देखने को मिलते हैं। एक तो तारागढ़ की तलहटी में मिलता है जो अजमेर में, एक है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, और एक है उदयपुर में जयसमंद झील के किनारे। जूना महल है डूंगरपुर में धनाभा पहाड़ी पर। गैब सागर झील, एडवर्ड सागर झील है जो उसके किनारे है जूना महल, जिसका निर्माण वीर सिंह द्वारा कराया गया। राजस्थान की हस्तकलाओं के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि हस्तकला क्या हो गई, हाथ से कारीगरी करना। हस्तकला को लघु उद्योग का दर्जा दिया गया 1992 में।
इसकी संस्था है राजसिको, राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्री कारपोरेशन। 3 जून 1961 को राजसिको का क्या हुआ, निर्माण हुआ, जिसका हेडक्वार्टर है जयपुर। राजसिको को राजस्थान लघु उद्योग निगम भी कहा जाता है। सर्वाधिक हस्तकला वाला जिला है जयपुर। केंद्र स्थल है बोरानाड़ा जोधपुर। ब्लू पोटरी, जो जयपुर की फेमस कला है ब्लू पोटरी, चीनी मिट्टी के बर्तन पर नीले रंग की कलाकारी करना ही क्या है, ब्लू पोटरी है। यह ब्लू पोटरी है जो मूलतः पर्शिया ईरान की है, जो अकबर के समय में लाहौर लाई गई, और लाहौर से जो मानसिंह प्रथम थे वो आमेर ले आए, आमेर जयपुर में। ब्लू पोटरी का स्वर्ण काल राम सिंह द्वितीय का काल कहलाता है, और इस समय इनके दरबारी चित्रकार थे चूड़ामन और कालू। ब्लू पोटरी के जादूगर के नाम से कृपाल सिंह शेखावत को जाना जाता है। इन्हें 1974 ईस्वी में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। जबकि ब्लू पोटरी के महिला चित्रकार हैं नाथीबाई। ब्लू पोटरी को रईस पोटरी भी कहा जाता है। अब पोटरी है इस प्रकार, एक है ब्लू पोटरी जयपुर की फेमस है, जबकि ब्लैक पोटरी कोटा की। ऐसे याद रखो, कोटा में काली मिट्टी पाई जाती है ना। अब ब्लू पोटरी जयपुर की, ब्लैक पोटरी कोटा की, जबकि कागजी पोटरी है हमारे अलवर की प्रसिद्ध। ठीक है, और सुनहरी पोटरी की बात की जाए तो ये बीकानेर की प्रसिद्ध है। अब आता है मीनाकारी के ऊपर। मीनाकारी क्या होती है, जो कांच के जो आभूषण होते हैं ना, आभूषणों पर जो आभूषण होते हैं उसके ऊपर कांच की कलाकारी करना ही मीनाकारी कहलाता है। यह भी जयपुर की फेमस है। जो लाहौर से क्या हुआ, लाहौर से इसका आगमन हुआ, और लाने वाले कौन थे, मानसिंह प्रथम, यानी कि मानसिंह प्रथम लाहौर से लेकर के आए हैं मीनाकारी की कला को। इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं कुदरत सिंह, जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। एक है थेवा कला। थेवा कला होती है कांच के ऊपर सोने की बारीक नक्काशी करना। कांच की जो कांच की चूड़ियाँ वगैरह हैं उसके ऊपर सोने की अगर बारीक नक्काशी की जाए तो वो थेवा कला कहलाती है। और थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध परिवार है इसके लिए सोनी परिवार, क्योंकि सोने की नक्काशी सुनारी करते हैं, सोनी परिवार है। जो थेवा कला के जनक हैं वो जनक, यानी कि थेवा कला के जो जनक है वो है नाथूजी सोनी, और ये प्रसिद्ध कलाकार हैं इसके महेश राज सोनी, जिसको पद्मश्री मिला 2005 में। जस्टिन सैनी अंतर्राष्ट्रीय कलाकार हैं। वर्तमान में गिरीश कुमार हैं थेवा कला के प्रमुख कलाकार। अब हम आते हैं उस्ता कला के ऊपर। उस्ता कला होती है जो ऊँट की खाल होती है उसके ऊपर सोने का चित्रांकन करना उस्ता कला कहलाता है। यह बीकानेर की प्रसिद्ध है। महाराजा अनूप सिंह के समय यह प्रारंभ हुई। प्रसिद्ध कलाकार थे इसके निसामुद्दीन उस्ता। और उस्ता कला का अन्य नाम है मुनत्वती कला। मुनत्वती कला उस्ता कला का उपनाम है। उस्ता कला का केंद्र है कैमल हाइट ट्रेनिंग सेंटर बीकानेर। टेराकोटा। टेराकोटा है जो मिट्टी से जो पकाई हुए बर्तन होते हैं उसके ऊपर कलात्मक चित्रकारी करना या कलात्मक वस्तुएं, यानी सॉरी पकाई हुई मिट्टी से सजावटी व कलात्मक वस्तुओं का निर्माण करना ही टेराकोटा कहलाता है। मोलेला गांव नाथद्वारा राजसमंद का प्रसिद्ध है टेराकोटा के लिए, और प्रसिद्ध कलाकार है मोहनलाल कुमावत। अन्य केंद्र हैं टेराकोटा के हरजी गांव जालोर का, और जो हरजी गांव है वो मामा जी के घोड़े बनाए जाने के लिए प्रसिद्ध है हरजी गांव। कागजी टेराकोटा अलवर का प्रसिद्ध है, जबकि सुनहरा टेराकोटा बीकानेर का प्रसिद्ध है। और टेराकोटा मोलेला गांव नाथद्वारा राजसमंद का प्रसिद्ध है। जबकि हरजी गांव है जो जालोर का, वहाँ पे मामा जी के घोड़े बनाए जाते हैं। फड़ चित्रण। फड़ चित्रण क्या होता है, एक कपड़ा होता है उसके ऊपर जो बड़े बड़े महापुरुष होते हैं उसकी जीवनियाँ लिखी होती है, बस वही है फड़ चित्रण। कपड़े पर महापुरुषों व महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी चित्रांकन द्वारा देना ही फड़ चित्रण कहलाता है, जो शाहपुरा भीलवाड़ा के प्रसिद्ध है। और प्रसिद्ध परिवार है जोशी परिवार, और प्रसिद्ध कलाकार है श्री लाल जोशी, जिसे 2006 में पद्मश्री पुरस्कार मिला। महिला कलाकार है पार्वती जोशी। वर्तमान में महिला कलाकार है गौतम देवी, जबकि कोरोना की फड़ तैयार करने वाले थे कल्याण सिंह जोशी। सबसे लंबी फड़ है देवनारायण जी की फड़,
जिस पर 1992 ईस्वी में डाक टिकट जारी हुआ। और सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय फड़ है बाबूजी की फड़। वह फड़ जिसका वाचन दिन में होता है रामदला कृष्णदला की फड़ है, जिसका वाचन दिन के समय होता है। और ऐसी फड़ भी है जिसका कोई वाचन ही नहीं होता, बस ऐसे ही दिखाई जाती है, वह है भैंसासुर की फड़। अमिताभ बच्चन की फड़ है जो रामलाल व पतासी देवी द्वारा बनाई गई, और इसका वाचन किया गया न्यूयॉर्क अमेरिका में रामलाल और पतासी देवी द्वारा। लोहे के औजार के लिए प्रसिद्ध जिला है नागौर, जबकि खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध जिला है हनुमानगढ़। और रमकड़ा उद्योग के लिए डूंगरपुर प्रसिद्ध है। और काष्ठ कला यानी कि लकड़ी की कला के लिए बस्सी गांव चित्तौड़गढ़ प्रसिद्ध है। पिछवाई के लिए नाथ द्वारा राजसमंद, जो भगवान की मूर्तियाँ होती हैं उसके पीछे जो पर्दे होते हैं उसको कहा जाता है पिछवाइयाँ। तो पिछवाइयों के लिए प्रसिद्ध है नाथ द्वारा राजसमंद। अब कपड़े पर चित्रांकन की बात करते हैं। एक आता है मसूरिया साड़ी, जिसका अन्य नाम कोटा डोरिया मिलता है, या राजस्थान की बनारसी साड़ी भी कहा जाता है मसूरिया साड़ी को। यह कैथून कोटा की प्रसिद्ध है, जो झाला जालिम सिंह के समय मसूर से बुनकर लाए गए, और उन मसूर से आए बुनकरों ने मसूरिया साड़ी का निर्माण किया। ठीक है, कब? झाला जालिम सिंह के समय। इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं महमूद मसूर। कहाँ से आई ये? मसूर कर्नाटक से आई है मसूरिया साड़ी। कहाँ पे है प्रसिद्ध? कोटा में, कैथून कोटा में प्रसिद्ध है। इसके अन्य नाम कोटा डोरिया या राजस्थान की बनारसी साड़ी मिलता है। एक है सफ़ेद साड़ी मांगरोल बाना की, जो विश्व प्रसिद्ध है। सांगानेरी प्रिंट, सांगानेरी जयपुर का किसके समय प्रारंभ हुई है? सांगानेरी प्रिंट सवाई जयसिंह के समय। और प्राकृतिक रंगों का उपयोग होता है। प्राकृतिक रंग कौन कौन से? RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू, हरा, लाल और नीला। इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता है, जिसके प्रसिद्ध कलाकार हैं मुन्ना लाल। दुल्हन की ओढ़नी, ये पौरी कहलाती है। अब एक होता है बगरू प्रिंट। प्रिंट करण के अलग अलग प्रकार हैं, दाबू प्रिंट, बगरू प्रिंट, अकोला प्रिंट। ठीक है, तो ऐसे आता है कि बगरू प्रिंट जो बगरू जयपुर से प्रसिद्ध है, और इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं राम किशोर। यह ठप्पा पद्धति पर आधारित यानी कि मोहर की तरह लगाया जाता है। ठीक है, इसमें दो रंग हैं, एक लाल और एक काला। बगरू प्रिंट में लाल और काला रंग मिलेंगे। अब चित्तौड़गढ़ से संबंधित प्रिंट है 3, आजम प्रिंट, जाजम प्रिंट और दाबू प्रिंट। जो आजम प्रिंट है वो तो है अकोला चित्तौड़गढ़। आजम प्रिंट है, उसमें लाल और हरा रंग काम में लिया जाता है। यह घाघरा के लिए प्रसिद्ध है। जबकि जाजम प्रिंट है, यह भी अकोला चित्तौड़गढ़ से संबंधित है। मोटे और सूती कपड़ों पर अलग अलग डिजाइन किया जाता है। यह मांगलिक अवसरों पर बिछाने के लिए होता है जाजम प्रिंट। अब एक आता है दाबू प्रिंट, जो अकोला से संबंधित है चित्तौड़गढ़ से। यह कपड़े का वह भाग जो रंगा नहीं जाए उसको क्या करते हैं? बांध दिया जाता है। ये क्या है? दाबू प्रिंट। फिर है बाड़मेर से संबंधित प्रिंट है 2, एक है अजरक प्रिंट और एक है मलीर प्रिंट। जो अजरक प्रिंट है वह तो लाल और नीला रंग होता है अजरक प्रिंट में। यहाँ पे ज्यामितीय आकार बनाए जाते हैं इसमें अजरक प्रिंट में। यह दोनों तरफ से प्रिंट होता है और तुर्की शैली के समान है अजरक प्रिंट। जबकि मलीर प्रिंट में कत्थई और काले रंग का प्रयोग किया जाता है। इसमें भी ज्यामितीय आकार होता है और दोनों ओर से प्रिंट होते हैं। जबकि अजरक प्रिंट में तो लाल और नीला रंग होता है, और मलीर प्रिंट में होता है कत्थई और काला रंग। फिर होता है बंधेज कला। बंधेज कला का अन्य नाम है बांधो और रंगो। मनपसंद डिजाइन प्राप्त करने के लिए कपड़े को बांध करके जो डिजाइन बनाया जाता है वह है बंधेज कला। यह जयपुर की प्रसिद्ध है। इसका आगमन हुआ था मुल्तान से। प्रसिद्ध कलाकार हैं तैयब जी। बंधेज मंडी है जोधपुर में। जबकि बंधेज कला है यह सर्वाधिक जयपुर और शेखावटी की प्रसिद्ध है। बंधेज कला शिकार गाह का अलंकरण यानी कि पशु पक्षियों का चित्रण होता है बूंदी। और बंधेज कला है जहाँ पे बारीक बंधेज है वो हाड़ौती का फेमस है। और कत्थई रंग और इमली का चित्रण होता है जो वो है सवाई माधोपुर का फेमस। उसके बाद आता है लहरिया।
लहरिया होता है आडी रेखाओं का बंदेज, या पचरंगी लहरिया होता है जयपुर का फेमस, और गणगौर व तीज के अवसर पर पहना जाता है लहरिया। यह आडी रेखाओं का बंदेज है। और मोठड़ा है जो, वो सीधी रेखाओं में आडी रेखाओं का बंदेज है। यानी कि लहरिया तो कैसे है, ऐसे, लहरिया तो है ऐसे, और मोठड़ा क्या है, मोठड़ा में फिर ऐसे और लाइन आ जाती है। ठीक है, मोठड़ा सीधी रेखाओं में आडी रेखाओं का बंदेज है। मोठड़ा साफा जो प्रसिद्ध है वो है जोधपुर का। इसे गिनीज वर्ल्ड बुक में भी शामिल किया गया है 2011 में। चुनरी है जो शेखावटी की प्रसिद्ध है। बिंदी आकार के डिजाइन होते हैं चुनरी में। क्योंकि मुकेश प्रसिद्ध है जो जोधपुर के लिए, कपड़े पर बिंदी आकार की छोटी छोटी कढ़ाई मुकेश कहलाती है। लप्पा लप्पी मोटे गोटे का एक प्रकार है लप्पा लप्पी, जो खंडेला सीकर का प्रसिद्ध है। ऐसे प्रश्न आ जाएगा कि लप्पा लप्पी क्या है, तो यह है गोटे का एक प्रकार। लुगड़ा, लुगड़ा क्या है, ओढ़ने का प्रकार, सीकर का फेमस है ये। पोमचा, पोमचा पीला पोमचा, गुलाबी पोमचा और चीड़ का पोमचा। अब जो पीला पोमचा है वो तो पुत्र प्राप्ति के अवसर पर पहना जाता है, यह वंशवृद्धि का प्रतीक है। और जो गुलाबी पोमचा है यह पुत्री के प्राप्ति के अवसर पर पहना जाता है। और जो चीड़ का पोमचा है इसका रंग होता है काला, जो विधवा महिलाएं पहनती है, और यह हाड़ौती का प्रसिद्ध है। जो पीला पोमचा है ये तो पुत्र प्राप्ति पर, ठीक है, और जो गुलाबी पोमचा है यह पुत्री प्राप्ति पर, जबकि चीड़ का पोमचा पूछा जाए रंग होता है काला, और इसको विधवा महिलाएं पहनती हैं। जो हाड़ौती का प्रसिद्ध है, हाड़ौती का जैसे ये राजस्थान है तो ये जो भाग हो गया इसका दक्षिणी पूर्वी भाग, ये हाड़ौती है। अब जो पीला पोमचा है इसको सर्वाधिक जाट महिलाएं पहनती है पुत्र प्राप्ति के अवसर पर, जो वंशवृद्धि का प्रतीक है। प्रसिद्ध है ये जयपुर का। जड़ाई का कार्य होता है सर्वाधिक जयपुर में, जबकि लाख का कार्य होता है लक्ष्मणगढ़ सीकर में, इंद्रगढ़ बूंदी में और सवाई माधोपुर में। कुरण कला, स्वर्ण आभूषणों पर पत्थर जड़ना, यह जो है जयपुर की प्रसिद्ध है। मुरादाबादी कला है, पीतल के बर्तनों पर सोने की नक्काशी, मुरादाबादी कला कहलाते हैं, जो जयपुर की प्रसिद्ध है। कोफ्तगिरी, कोफ्तगिरी है धातु के बने वस्तुओं पर सोने के पतले तारों की जड़ाई कोफ्तगिरी कहलाती है, जो जयपुर व अलवर की प्रसिद्ध है। मूलतः यह दमिश्क पंजाब राजस्थान, दमिश्क की है, दमिश्क से आई है पंजाब, और पंजाब से राजस्थान में आई कोफ्तगिरी। हाथी दांत, हाथी दांत प्रसिद्ध तो है जयपुर से। बादला, जिंक से बनी बोतल जिसके चारों ओर कपड़े का आवरण होता है, बादला कहलाती है, यह जोधपुर की प्रसिद्ध है। देखो एक ऐसी बोतल होती है, ये जो बोतल है इसके चारों तरफ क्या लगा हुआ है, कपड़े से ढकी हुई है ये बोतल, और ये जो बनी हुई है ये जिंक की बनी हुई है, जेड की। इसको क्या कहते हैं, बादला, यानी कि ये जोधपुर साइड में ये पानी भरने में काम आएगी, और इसमें क्या रहता है, पानी ठंडा रहता है, इसे कहते हैं बादला। कई बार ऐसे आ जाता है प्रश्न कि बादला क्या है, तो बादला क्या है, जिंक से बनी बोतल है। मूर्तिकला, मूर्तिकला के लिए सिलावट जाति प्रसिद्ध है। अगर मूर्तिकला की बात करें देखो, सफ़ेद संगमरमर आए तो जयपुर, और काले संगमरमर के लिए तलवाड़ा बांसवाड़ा, जबकि लाल संगमरमर के लिए थानागाजी अलवर प्रसिद्ध है, और जस्ते की मूर्तियों के लिए जोधपुर प्रसिद्ध है। गलियाकोट डूंगरपुर रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, जो सॉफ्ट स्टोन है मूर्ति निर्माण के लिए होता है। मैथेरना कला बीकानेर की प्रसिद्ध है, यह कपड़े पर सुनहरी नक्काशी करना क्या है, मैथेरना कला है, जिसके प्रसिद्ध कलाकार हैं मुन्नालाल, चुन्नीलाल। अब आता है कठपुतली, कठपुतली प्रसिद्ध है उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और जयपुर की। यह प्रसिद्ध कलाकार हैं इसके देवीलाल सांबर, जो अब स्वर्ग से धार चुके हैं। अर्डू की लकड़ी से निर्माण होता है कठपुतली का। दरिया, दरिया के लिए टांकला गांव नागौर का प्रसिद्ध है, जबकि खेसले के लिए लेटा गांव जालोर का प्रसिद्ध है, और नमदे के लिए है टोंक प्रसिद्ध। अब दरियों के लिए टांकला नागौर प्रसिद्ध है, सालावास जोधपुर प्रसिद्ध है, और लवाणा दौसा प्रसिद्ध है। 3 जगह प्रसिद्ध है दरियों के लिए, टांकला नागौर, सालावास जोधपुर, लवाणा दौसा।
जटपट्या, जटपट्या क्या है, बकरी की खाल से निर्मित क्या है, जटपट्या। ये जैसोल बाड़मेर के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान की चित्रकला, अब हम आते हैं चित्रकला, चित्रकला का नामकरण। जैसे राजस्थान चित्रकलाएँ हैं वो कैसे कैसे हैं, एक तो राजपूत चित्रशैली में, एक राजस्थानी चित्रकला, एक हिंदू चित्रकला और एक राजपूती कला है। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी, रामकृष्ण दास, कर्नल जेम्स टोड। जो राजस्थान की चित्रकला है, राजपूत चित्रशैली तो कहा डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी द्वारा, और राजस्थानी चित्रकला कहा जाता है राम कृष्ण दास और कर्नल जेम्स टोड ने इसे राजस्थानी चित्रकला कहा। जबकि हिंदू चित्रशैली कहने वाले हैं हीरा संघ, H.C. मेहता और ब्रायन मोहत द्वारा राजपूती कला कहा गया। अब राजस्थान चित्रकला, राजस्थान चित्रकला का स्वतंत्र काल है 15वीं शताब्दी, जबकि स्वर्ण काल है 17वीं 18वीं शताब्दी, और इसके जनक माना जाता है महाराणा कुंभा को, और आधुनिक जनक कुंदन लाल मिस्त्री। राजस्थान चित्रकला का उद्भव गुजरात से हुआ, सर्वप्रथम शुरुआत हुई मेवाड़ से, यानी कि दक्षिण राजस्थान से। इसका प्रभाव प्रारंभ में तो जैन शैली और बाद में मुगल काल में। राजस्थान चित्रकला का वैज्ञानिक अध्ययन डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने किया 1916 ईस्वी में, और आनंद कुमार स्वामी की वह पुस्तक राजपूत पेंटिंग, इससे राजस्थान चित्रकला के बारे में उल्लेख मिलता है। इसमें राज्य में चित्रकला के प्राचीनतम प्रकरण एक तो झालावाड़ में कोलवी की गुफाओं में मिलते हैं, जो राजस्थान की अजंता एलोरा की गुफा कहलाती है। एक राजस्थान में चित्रकला के प्राचीन प्रभाव मिलते हैं गरदड़ा बूंदी में, जो बर्ड राइटर रॉक पेंटिंग है वहाँ से। एक आलनिया कोटा से शैल चित्र मिलते हैं, और एक दर भरतपुर से पशु पक्षियों के चित्र मिलते हैं। अब राजस्थान चित्रकला का वर्गीकरण मिलता है, 4 स्कूल में बांटा गया राजस्थान चित्रकला को। जैसे मान लो ये है राजस्थान, ठीक है। अब इसको 4 भागों में बांट दिया। एक तो मारवाड़ी स्कूल इस तरफ, एक बार मेवाड़ी स्कूल जो दक्षिणी राजस्थान है वो, एक है ढूंढाड़ी स्कूल जयपुर के आसपास का क्षेत्र है, और चौथा है हाड़ौती स्कूल। यानी कि 4 क्षेत्रों में बांटा राजस्थान चित्रकला को। जो राजस्थान चित्रकला का वर्गीकरण है, एक तो मेवाड़ी स्कूल है जिसके अंतर्गत उदयपुर शैली, चावंड शैली, देवगढ़ शैली और नाथद्वारा शैली मिलती है। फिर है मारवाड़ी स्कूल जिसमें जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, किशनगढ़, नागौर और जैसलमेर शैली मिलती है। एक आता है ढूंढाड़ स्कूल जिसमें जयपुर, आमेर, अलवर, शेखावटी और उनियारा शैली मिलती है। फिर आता है हाड़ौती स्कूल जिसमें कोटा और बूंदी शैली मिलेगी। अब मेवाड़ी स्कूल में देखते हैं हम उदयपुर शैली के बारे में। उदयपुर शैली का अन्य नाम मेवाड़ शैली मिलता है, जिसका प्रारंभकर्ता राणा कुंभा, और स्वर्ण काल माना जाता है जगत सिंह प्रथम का काल। जगत सिंह प्रथम के काल में देखो चितेरे की ओवरी ही जो तस्वीरों का कारखाना है वो स्वर्ण काल है, जगत सिंह प्रथम का काल। मुगलों का प्रभाव रहा अमर सिंह प्रथम के काल में। यूरोपीय व या कंपनी शैली का प्रभाव रहा महाराणा स्वरूप सिंह के काल में। प्रथम चित्रित ग्रंथ मिलता है श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। अब ये जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ये प्रथम चित्रित ग्रंथ है जो उदयपुर शैली से संबंधित है। और दूसरा है चित्रित ग्रंथ वो है सुपासनाचर्यम या पार्श्वनाथ चित्रित, ये भी जैन धर्म से संबंधित है। जो श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है उसका संबंध जैन धर्म से है। यह 1260 में चित्रित, जिसके चित्रकार कमलचंद हैं, और उस समय शासन था तेज सिंह का। जबकि जो दूसरा चित्रित ग्रंथ मिला है सुपासनाचर्यम या पार्श्वनाथ चित्रित, वो है जैन धर्म से संबंधित 1423 ईस्वी में मिला है, जो है चित्रकार हीरानंद इसके, और यह है मोक्कल के शासन के समय का। अब उदयपुर और मेवाड़ शैली है, इसके चित्रकार हैं कमलचंद, हीरानंद, साहिबुद्दीन, मनोहर, कृपाराम। विष्णु शर्मा हैं जो उदयपुर मेवाड़ शैली से संबंधित है, इन्होंने पंचतंत्र लिखा। पंचतंत्र क्या है? त्योपान
कलीला या दमना। ऐसे आ जाए कोई प्रश्न कि कमलचंद हीरानंद साहिबुद्दीन का संबंध है, तो किससे आएगा? उदयपुर या मेवाड़ शैली से। फिर आता है चावंड शैली, जो चावंड उदयपुर से संबंधित है। इसका प्रारंभ महाराणा प्रताप को माना जाता है प्रारंभकर्ता। महाराणा प्रताप ने 1585 ईस्वी में चावंड को क्या बनाया? राजधानी बनाया। और चावंड शैली का स्वर्ण काल माना जाता है अमर सिंह प्रथम का काल। प्रसिद्ध जो चित्रकार थे, प्रसिद्ध चित्र है रागमाला, जिसके चित्रकार है नसीरुद्दीन। नाथ द्वारा शैली है राजसमंद से संबंधित। इसके प्रारंभकर्ता तो है महाराणा राज सिंह, यानी नाथ द्वारा शैली का प्रारंभ तो हुआ राज सिंह के समय में, जबकि स्वर्णकाल महाराणा राज सिंह का ही माना जाता है, यानी कि महाराणा राज सिंह का ही स्वर्णकाल है और इन्हीं के समय में नाथ द्वारा शैली का प्रारंभ हुआ। इस पर ब्रज शैली और मेवाड़ शैली का प्रभाव है। नाथ द्वारा शैली के चित्रकारों की बात करें तो जो पुरुष हैं वो तो है नारायण, चतुर्भुज और घासीराम, जबकि महिलाएं हैं कमला और इलायची। ऐसे पूछा जाए कमला इलायची का संबंध है नाथ द्वारा शैली से, उदयपुर शैली से, ढूंढाड़ शैली से, तो क्या आएगा? कमला और इलायची का संबंध नाथ द्वारा शैली से। इसकी विशेषता है कि केले के वृक्ष की प्रधानता है नाथ द्वारा शैली में। श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है और सांझी और पिछवाइयों का भी वर्णन है नाथ द्वारा शैली में। फिर आता है देवगढ़ शैली, जो राजसमंद की प्रसिद्ध है। इसका प्रारंभ करता है द्वारिका दास चुंडावत, जबकि प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर श्रीधर अंधारे को जाता है। और इसका प्रभाव है मेवाड़, मारवाड़ और ढूंढाड़, यानी मेवाड़, मारवाड़ और ढूंढाड़ तीनों शैलियों का प्रभाव है देवगढ़ शैली पर। इसके चित्रकार हैं बैजाना, बक्ता, चोखा, केवला। मारवाड़ी स्कूल, अभी हमने पढ़ा मेवाड़ी स्कूल, अब है मारवाड़ी स्कूल में जोधपुर शैली या मारवाड़ शैली, जिसका प्रारंभ राव मालदेव के समय हुआ और इसका स्वर्ण काल जसवंत सिंह प्रथम के काल को माना जाता है। जबकि मुगलों का प्रभाव है जो देखने को मिलता है जोधपुर शैली में, वो मोटा राजा उदय सिंह के समय देखने को मिलता है। और नाथ शैली का प्रभाव मान सिंह राठौड़ के समय। जोधपुर शैली के प्रमुख चित्रकार मिलते हैं, इनके नामों में लगभग लास्ट में भाटी भाटी मिलेगा, जैसे पीर जी भाटी, देवदास जी भाटी, रतन जी भाटी, अमरदास जी भाटी, छज्जूदास, नारायण सिंह जी भाटी। ये हैं जोधपुर शैली के प्रमुख चित्रकार। जोधपुर शैली में जो विषय है वह जोधा मारू का, वो ढोला मारू का चित्रण है। जबकि वेली किशन रुक्मणीरी, यह भी जोधपुर शैली से संबंधित है, जो पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा निर्मित है, वेली किशन रुक्मणीरी। और राम रावण युद्ध का चित्रण मिलता है जोधपुरी शैली में, चोखेलाओं महल, मेहरानगढ़ में। बीकानेर शैली का प्रारंभ किया महाराजा राय सिंह ने और स्वर्णकाल महाराजा अनूप सिंह का काल माना जाता है। यहाँ लाहौर से उस्ताद आए थे। प्रथम चित्र भागवत पुराण का, जो राय सिंह के समय मिलता है और प्रभाव मिलता है इस पे द्रविड़ शैली का। प्रयोग आला गीला पद्धति, अकबर के समय इटली से आई। आला गीला पद्धति होती है जैसे कि दीवारों पे जब सीमेंट से लेपन कार्य होता है ना, दीवारों पे लिपाई होती है, तो उस समय जो दीवार आली होती है उसी समय उस पर डिजाइन बनाया जाए, उसे कहते हैं आला गीला पद्धति। काष्ठ चित्रांकन, मथेरना कला और उस्ता कला। अब बीकानेर शैली की विशेषताएं हैं, चित्रकार अपना नाम और पिता का नाम और तारीख तीनों चीज़ें लिखते थे। प्रमुख चित्रण दरबारी दृश्य और बादलों के दृश्य मिलेंगे। प्रारंभ में मुगल प्रभाव रहा कल्याणमल के समय। चित्रकार हैं रुकनुद्दीन, नासिर खान, हसन, अशीर खान, अली रज्जा, रामलाल। किशनगढ़ शैली किशनगढ़ अजमेर। प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिक्सन को और फयाज अली को जाता है। जबकि किशनगढ़ शैली का स्वर्णकाल सावंत सिंह के समय को कहा जाता है, जो 1748 से 1764 था। और किशनगढ़ शैली पर कांगड़ा शैली जो हिमाचल प्रदेश की है उसका प्रभाव देखने को मिलता है। प्रमुख चित्र हैं किशनगढ़ शैली के बनी ठनी, नौका विहार, चांदनी रात की संगोष्ठी। अब आते हैं बनी ठनी शैली पर, जो किशनगढ़ अजमेर की फेमस है। इसका वास्तविक नाम है विष्णुप्रिया या रसिक प्रिया बनी ठनी का। बनी ठनी क्या थी? एक दासी थी,
महल की। जो सावंत सिंह की प्रेमिका मानी जाती है नागरी दास के, नागरी दास के नाम से ये अपनी रचनाएं लिखते थे सावंत सिंह। प्रियदासी थी विष्णु प्रिया या रसिक प्रिया, तो उनकी मूर्ति बनवाई एक इन्होंने कि भाई मैं 24 घंटे से देखता रहूं। तो इसके चित्रकार हैं मोरध्वज निहाल चंद। राधा के स्वरूप में बनी ठनी की क्या बनवाई, एक मूर्ति बनवाई संगमरमर से। बनी ठनी के जो नाक का आभूषण है वो है बेसरी। भारत की मोनालिसा कहा जाता है इसे, और एरिक डिक्सन ने इसे भारत की मोनालिसा कहा बनी ठनी को। भारत सरकार ने 1973 ईस्वी को 20 पैसे की डाक टिकट जारी की बनी ठनी शैली पर। चांदनी रात की संगोष्ठी, यह किशनगढ़ शैली का चित्र है जिसके चित्रकार हैं अमीर चंद। नौका विहार किशनगढ़ शैली का चित्र है जिसके चित्रकार हैं बदन सिंह, नानक राम, उदयराम और सीताराम, सभी राम नानक विहार नौका विहार में। उसके बाद है किशनगढ़ शैली के चित्रकार हैं निहाल चंद, बदन सिंह, नानक राम, सीताराम, उदयराम, अमीर चंद। नागौर शैली, कलात्मक बादल महल मिलेंगे इसमें, और बुझे हुए रंगों का प्रयोग किया गया है नागौर शैली में। अजमेर शैली, बैंगनी रंग का प्रयोग मिलता है यहाँ पे, और महिला चित्रकार हैं साहिबा। हाड़ौती स्कूल, हाड़ौती स्कूल में आते हैं, बूंदी शैली में आते हैं हाड़ौती स्कूल में। बूंदी शैली है और कोटा शैली। तो अब बूंदी शैली के प्रारंभकर्ता तो है राव सुरजन, और बूंदी शैली का स्वर्ण काल माना जाता है उमेद सिंह का काल। इसमें विषय है पशु पक्षी व पेड़ पौधों का चित्रण, जबकि प्रसिद्ध क्या है भित्ति चित्रण, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है बूंदी शैली। जंगली सुअर का चित्रण भी है इसमें शिकार करते हुए उमेद सिंह, और उमेद सिंह और शत्रुसाल भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। उमेद सिंह ने क्या किया, चित्रशाला भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहलाता है चित्रशाला, और शत्रुसाल के समय रंग महल का निर्माण, यह बूंदी शैली में। बूंदी शैली का प्रभाव मिलता है इस पे, मेवाड़ शैली का प्रभाव मिलता है बूंदी शैली पे। वर्षा में नाचते हुए मोरों का चित्रण है बूंदी शैली में। ऐसे आ जाए मोरों का चित्रण बूंदी शैली, हाड़ौती शैली, हाड़ौती स्कूल। चित्रकार हैं रामलाल, सुरजन, अहमद और साधुराम। आते कोटा शैली का प्रारंभ करता है राम सिंह, यानी कि प्रारंभ किया राम सिंह ने, और स्वर्ण काल है उमेद सिंह का काल। वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव देखने को मिलता है भीम सिंह के समय। सर्वाधिक श्री कृष्ण की लीलाओं का चित्रण हुआ भीम सिंह के समय कोटा शैली में। कोटा शैली का अन्य नाम है शिकार शैली। महिलाओं को पशुओं का शिकार करते हुए दिखाया गया है कोटा शैली के अंतर्गत। कोटा शैली का विषय है आखेट व शिकार का दृश्य, ठीक है। पेड़ पौधों के चित्रण मिलेंगे बूंदी में, और कोटा में क्या है शिकार के चित्रण। नाचता हुआ मोर मिलेगा बूंदी में, और शिकार हो रहा होगा तो कोटा शैली। सर्वाधिक नारी सौंदर्य का चित्रण कोटा शैली में, जबकि एक चित्र कोटा शैली में है रागमाला का चित्रण जिसके चित्रकार हैं डालू, और चित्रकार हैं इसमें डालू राम, लाछीराम, नूर मोहम्मद। अब आते हैं ढूंढाड़ी स्कूल में अलवर शैली। अलवर शैली का प्रारंभ किया राव प्रताप सिंह ने, जबकि स्वर्ण काल माना जाता है विनय सिंह का काल। विषय है वैश्याओं के चित्र मिलेंगे इसमें, योगासन का चित्र मिलेगा और काम शास्त्र का चित्र। विशेषता है बसलो चित्रण, जो बॉर्डर मिलते हैं, यानी कि जो चित्र बना दिया उसके चारों ओर एक बॉर्डर और कर देंगे, ये है बसलो चित्रण। जैसे मान लो ये मूर्ति बन गई, यहाँ पे चित्र बना दिया कोई भी और इसके चारों ओर ऐसे बॉर्डर और लगा दिया, तो ये है कहाँ मिलेगा अलवर शैली में। अलवर शैली से संबंधित है मूलचंद सोनी, जो हाथी दांत पर चित्रण के लिए फेमस है, जबकि बलदेव गुलिस्ता ग्रंथ का चित्रण किया, जो शेख सादी लेखक हैं इसके गुलिस्ता ग्रंथ के। और एक काम शास्त्र पर सर्वाधिक चित्र निर्माण अलवर शैली में मिलते हैं, जो शिवदान सिंह के समय चित्रित कराए गए। चित्रकार हैं यहाँ के डालचंद, गुलाम अली, शालिग्राम, बलदेव, मूलचंद सोनी। फिर आता है राजस्थान की नृत्य कलाएं, डांस आ गया। राजस्थान की नृत्य कला शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है कथक, जबकि लोक नृत्य है घूमर। कथक क्या है, मुख्यतः केरल का शास्त्रीय नृत्य है कथक, जिसके प्रवर्तक हैं बिरजू महाराज, और इससे संबंधित घराने हैं लखनऊ, बनारस और जयपुर। राजस्थान में कथक जो प्रसिद्ध है वो जयपुर घराने का प्रसिद्ध है, इसके प्रवर्तक भानुजी महाराज माने गए हैं। जबकि लोक नृत्य है घूमर, राजस्थान का लोक नृत्य है, इसे दर्जा 1986 में प्राप्त हुआ राजस्थान के लोक नृत्य का। अन्य नाम है घूमर का नृत्यों का सिरमौर,
नृत्यों की आत्मा, नृत्यों का हृदय, राजस्थान की आत्मा और रजवाड़ी नृत्य। इसका आयोजन मुख्यतः गणगौर के उत्सव पे हुआ और माना जाता है, और जो आयोजन है वो मांगलिक अवसरों पर होता है, राजकीय कार्यक्रमों में। घूमर में जो वेशभूषा है वह है 80 कली का घाघरा। वाद्य यंत्र होते हैं इसे नगाड़ा, ढोल और शहनाई। घूमर महिलाओं द्वारा किया जाता है और 8 चरण में जब घूमर होता है उसे कहते हैं सवाई। घूमर से संबंधित 8 चरण सवाई कहलाती है। ऐसे आ जाए कि सवाई का संबंध है तो उत्तर आएगा घूमर से। घूमर महोत्सव जयपुर का प्रसिद्ध है। घूमर नृत्य के प्रकार हैं 3 प्रकार के। घूमर नृत्य 3 प्रकार के होते हैं, लूर, झूमरिया और घूमर। जो लूर है वो तो राजपूती महिलाओं द्वारा जो घूमर किया जाता है उसे तो कहते हैं लूर, और जबकि बालिकाओं द्वारा घूमर किया जाए वो कहलाता है झूमरिया। और राजपूत महिलाओं के अलावा जो अन्य महिलाएं करती हैं वो होता है घूमर। ठीक है, घूमर के 3 प्रकार हो गए। यदि राजपूती महिला करे तो वो कहलाता है लूर, और जबकि कन्याएं करें तो वो होता है झूमरिया, और राजपूती महिलाओं के अलावा अगर कोई अन्य करे तो वो कहलाता है घूमर। होता है घुड़ला नृत्य। घुड़ला है मारवाड़ का लोक नृत्य। मारवाड़ के शासक सातल देव की याद में घुड़ला नृत्य किया जाता है। इसमें छिद्रित मटके में दीपक रख करके नृत्य किया जाता है। घुड़ला नृत्य का आयोजन शीतलाष्टमी को होता है, और शीतलाष्टमी आती है चैत्र कृष्ण अष्टमी को। लड़कियों द्वारा किया जाता है घुड़ला नृत्य। अग्नि नृत्य कतरियासर बीकानेर का फेमस है। यह जसनाथी संप्रदाय के सिद्ध द्वारा किया जाता है अग्नि नृत्य। इसमें जो प्रवर्तक हैं वो है रुस्तम, और पुरुष प्रधान नृत्य है यह अग्नि नृत्य। इसमें क्या होता है, अंगारे होते हैं आग के, उसके ऊपर नाचते हैं। ठीक है, तो अग्नि नृत्य में धधकते अंगारों पर नंगे पांव नाचते हैं, और जो धधकते अंगारे हैं अंगारों को कहा जाता है मतीरा, और अंगारों का स्थल होता है धूणा। ठीक है, जयकारा जब यह नृत्य किया जाता है ना अग्नि नृत्य, तब जयकारा लगाया जाता है फतेह फतेह। फतेह फतेह का संबंध किससे है, अग्नि नृत्य से। फतेह फतेह का संबंध किससे, जसनाथी संप्रदाय से, क्योंकि जसनाथी संप्रदाय के सिद्ध हैं वो ही करते हैं अग्नि नृत्य। और इसको महाराजा गंगा सिंह द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया, क्योंकि गंगा सिंह के समय यह धीरे धीरे लुप्त हो रहा था, उस समय उन्होंने संरक्षण प्रदान किया। संरक्षण प्रदान मतलब कि बढ़ावा देना। ढोल नृत्य जालौर का प्रसिद्ध है, जबकि प्रकाश में लाने का श्रेय जय नारायण व्यास को जाता है। ढोल नृत्य की शैली है जो है थाकना शैली। यह पुरुषों द्वारा किया जाता है मांगलिक अवसरों पर। विपदा या संकट के समय बजने वाले ढोल को कालसुरी कहते हैं, और युद्ध के समय बजने वाले ढोल को सुरापान कहते हैं। अगर विपदा आ जाए, संकट आ जाए, उस समय जो ढोल बजेगा उसको तो कहते हैं कालसुरी, यानी कि भाई काल आ गया हमारे को खाने के लिए। और जो युद्ध के समय बजेगा उसको कहते हैं सुरापान। कच्ची घोड़ी नृत्य का संबंध है शेखावटी क्षेत्र से, और शेखावटी में वही झुंझुनू, सीकर और चूरू 3 जिले आते हैं। कच्ची घोड़ी नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है। झांझ घुंघरू चंग का संबंध किससे है, कच्ची घोड़ी नृत्य से। और लश्करिया गीत गाए जाते हैं कच्ची घोड़ी नृत्य के समय। विशेषता क्या है कच्ची घोड़ी नृत्य की, पुरुषों द्वारा कमर में जो बांस की घोड़ी होती है वो बांध करके डांस किया जाता है कच्ची घोड़ी नृत्य है। पैटर्न कला पर आधारित है और तेज गति से किया जाने वाला नृत्य है कच्ची घोड़ी नृत्य। 13 ताली नृत्य का प्रारंभ तो पादर लगाम पाली से माना जाता है, और 13 ताली नृत्य में आराधना होती है बाबा रामदेव की। ठीक है, 13 ताली नृत्य कौन सी जाति की महिलाएं करती है, कामड़ जाति की महिलाएं। पोखरण, डीडवाना और डूंगरपुर ये क्षेत्र प्रसिद्ध हैं 13 ताली नृत्य से। 13 ताली नृत्य यानी कि 13 मंजीरे होते हैं इसमें, जिसमें 9 मंजीरे तो दाएं पैर पर बांधे जाते हैं, 2 मंजीरे कोहनी पर, और 2 मंजीरे एक एक हाथ पर बांधे जाते हैं। ये हुए 13 मंजीरे। ठीक है, दाएं पैर पर 9 मंजीरे। जैसे ये हो गया 13 ताली नृत्य करना है इसको, क्या चित्र बन गया गलत। जैसे ये कोई महिला है, ये हो गए इसके हाथ, ये हो गया पैर। ठीक है, अब जो दायां पैर है उस पे 9 मंजीरे, इस पे 9 मंजीरे बांध दिए, और 2 मंजीरे बांध दिए इस कोनी पे, 2 मंजीरे इस कोनी पे, एक इस हाथ में, एक इस हाथ में। हो गए कितने, 13। 2 मंजीरे कोने पे, एक एक मंजीरा है कोने पे, सॉरी। प्रसिद्ध नृत्यांगना है मांगी बाई।
जो बालिना गांव चित्तौड़गढ़ से संबंध है इसका। और मांगी बाई को 13 ताली नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय प्राप्त है। बम नृत्य भरतपुर का प्रसिद्ध है, जिसका अन्य नाम है बम रसिया। बम नृत्य कब किया जाता है? जब नई फसल के उपलक्ष्य में, यानी कि फाल्गुन मास को जब नई फसल प्राप्त होती है उस समय फाल्गुन के महीने में बम नृत्य किया जाता है। वाद्य यंत्र होता है इसका नगाड़ा और गीत होता है रसिया। ठीक है, ये हो गया बम रसिया नृत्य। चरी नृत्य किशनगढ़ अजमेर से प्रसिद्ध है, जबकि चरी नृत्य गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसकी विधि है 7 पीपल की चरी रखकर सर्वोपरि अग्नि जला कर देंगी। इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है फलकूबाई चरी नृत्य की। वर्तमान में नृत्यांगना है सुनीता रावत। लांगुरिया नृत्य डांग क्षेत्र करौली से संबंधित है, जो कैला देवी की आराधना में गाए जाते हैं। और कैला देवी क्या है? यदुवंशी शासकों की कुल देवी। धार्मिक नृत्य है लांगुरिया नृत्य। कैला देवी के लक्खी मेले के समय, चैत्र नवरात्रा के समय इस नृत्य का आयोजन होता है। डांग नृत्य नाथ द्वारा राजसमंद का प्रसिद्ध है और नाथ द्वारा में गुलाबी गणगौर का आयोजन होता है। डांग नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है, केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। यह एक धार्मिक नृत्य है, पुरुषों द्वारा लाठी ने लेकर किया जाने वाला नृत्य है डांग नृत्य। भीलों के नृत्य में आता है गैर नृत्य, जो मेवाड़ और बाड़मेर का प्रसिद्ध नृत्य है। यह फागुन माह में होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। यह भील पुरुषों द्वारा किया जाता है और नृत्यकार होते हैं गैरैये। गीत फाग गीत गाए जाते हैं और श्रृंगार रस भक्ति रस प्रधान क्या है? गैर नृत्य। विशेषताएं क्या है? विचित्र वेशभूषा का प्रदर्शन होता है गैर नृत्य में। तलवारों की गैर मेनार गांव उदयपुर की प्रसिद्ध है, जबकि अग्निबाड़ी की गैर लाखेटा गांव बाड़मेर की। घुमरा गैर है जो मांडल भीलवाड़ा के प्रसिद्ध है। बाकड़ी गैर है नाथ द्वारा भीलवाड़ा की प्रसिद्ध। जो बाकड़ी गैर है ये चलती है 1 महीने तक। नेजा नृत्य है मेवाड़ का प्रसिद्ध। नेजा नृत्य है मेवाड़ का प्रसिद्ध, जो भील व मीणा जनजाति द्वारा किया जाता है और भीलों का खेल नृत्य भी कहते हैं नेजा नृत्य को। होली के तीसरे दिन बांस पर नारियल बांध करके यह नृत्य होता है नेजा नृत्य। नाहर नृत्य मांडल भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। इसमें जो स्वांग होता है वो शेर का स्वांग होता है। होली के अवसर पर भील पुरुषों द्वारा किया जाता है नाहर नृत्य। मुगल बादशाह शाहजहां के मेवाड़ आगमन पर भी नाहर नृत्य का आयोजन हुआ। द्विचक्रीय नृत्य है, युगल नृत्य है, यानी कि जोड़े से किया जाता है और विवाह के अवसर पर भील द्वारा किया जाता है द्विचक्रीय नृत्य। बम नृत्य तो भरतपुर से पढ़ ही लिया, दोबारा आ गया शायद ये पेज। गैर नृत्य हो गया। फिर आता है कि युद्ध नृत्य। युद्ध नृत्य भील पुरुषों द्वारा किया जाता है हाथों में हथियार लेकर। और इस युद्ध नृत्य के संबंध जो रणघोष होता है वह है फायरे 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 फायरे। और वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा इस युद्ध नृत्य पर रोक है। ऐसा आता है फायरे फायरे रणघोष है, तो किसका आएगा? भील जाति का। हाथी मना नृत्य भील पुरुषों द्वारा किया जाता है विवाह अवसर पर। घुटनों के बल बैठकर हाथों में तलवार लेकर हाथी मना नृत्य होता है। घुमरा नृत्य उदयपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा का प्रसिद्ध नृत्य है। यह महिलाओं द्वारा अर्धव्रत बनाकर हाथों में रुमाल लेकर किया जाता है घुमरा नृत्य। शिकार नृत्य है भील पुरुषों द्वारा किया जाता है। धनुर्विद्या कौशल का प्रदर्शन किया जाता है तेज ढोल के साथ। जबकि पाली नोच नृत्य है बागड़ क्षेत्र का। युगल नृत्य है भीलों का, विवाह के अवसर पर किया जाने वाला है। भीलों के आध्यात्मिक व धार्मिक सभा पर होने वाले नृत्य है साध नृत्य, रमणी नृत्य भीलों द्वारा और राई नृत्य जो है भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। फिर चक्री नृत्य कंजर जाति द्वारा किया जाता है। यह हाड़ौती का प्रसिद्ध नृत्य है, कंजर जाति की युवतियों द्वारा किया जाता है। चक्री नृत्य का प्राचीन नाम है राही नृत्य। महिलाओं द्वारा अपने प्रियतम के श्रृंगार सामग्री मंगवाने हेतु। प्रसिद्ध कलाकार हैं इसके शांति और फुलवा। फुंदी नृत्य हाड़ौती का प्रसिद्ध नृत्य है, कजली तीज के अवसर पर किया जाता है कंजर जाति की महिलाओं द्वारा। फिर आता है गरासियों से संबंधित नृत्य। वालर नृत्य है जो सिरोही का नृत्य है। यह युगल नृत्य है, गरासियों की घूमर कहा जाता है वालर नृत्य को। बिना वाद्य यंत्र किया जाने वाला नृत्य
वालर नृत्य, हाथों में थाली व तलवार लेकर किया जाता है। होली विवाह व गणगौर के अवसर पर। मौर्य नृत्य गरास्य जनजाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है, विवाह के अवसर पर, गणपति स्थापना के बाद। मांदल नृत्य गरास्य जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। गुजराती गरबे की झलक दिखती है इसमें, और इसमें जो वाद्य यंत्र होता है उसका नाम है मांदल। कूद नृत्य युगल नृत्य है, जो बिना वाद्य यंत्र के तालियां बजाते हुए किया जाता है। यह गरासिया जनजाति का मस्ती भरा नृत्य है। इसमें गरासिया जनजाति के लोग उछल कूद नृत्य करते हैं, इसे उछल कूद नृत्य भी कहते हैं। लूर नृत्य का संबंध है गरासिया महिलाओं द्वारा रिश्ते की मांग करते समय किया जाता है लूर नृत्य। एक लूर नृत्य क्या है? घूमर नृत्य का प्रकार, जिसे राजपूती महिलाएं करती हैं। और यह लूर नृत्य जो गरासिया महिलाओं द्वारा किया जाता है, लूर गोत्र की महिलाओं द्वारा। रायण नृत्य गरासिया के पुरुषों द्वारा महिलाओं के वस्त्र पहनकर किया जाने वाला नृत्य है रायण नृत्य। गरबा नृत्य है उदयपुर का और सिरोही का, जो गरासिया महिलाओं द्वारा किया जाता है। और गरासियों का मनमोहक नृत्य भी है गरबा नृत्य। जवारा नृत्य है सामूहिक नृत्य है जो गरासिया जनजाति का है। और गौर नृत्य है वह युगल नृत्य है गरासिया जनजाति का। इसके बाद आता है कालबेलिया जनजाति। और कालबेलियाओं का एक नृत्य है इडोनी नृत्य, जो युगल नृत्य है। इसमें जो वाद्य यंत्र होते हैं वो है पुंगी और बीन। जो महिलाओं की पोशाक आकर्षक होती है इसमें इडोनी नृत्य में। पनिहारी नृत्य भी युगल नृत्य है, इसमें पनिहारी गीत गाए जाते हैं। और शंकरिया नृत्य है प्रेम कथा पर आधारित नृत्य, युगल नृत्य है। अंग संचालन सुंदर ढंग से किया जाता है शंकरिया नृत्य में। और इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है कंचन, सपेरा, गुलाबो, कमल। जो गुलाबो है उसने इस नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया। कि बगड़िया नृत्य है वो कालबेलिया महिलाओं द्वारा भीख मांगने की कला का प्रदर्शन है बगड़िया नृत्य। अब आता है सहरिया जनजाति के नृत्य हैं। जो सहरिया हैं वो सर्वाधिक बारां में है, शाहबाद और किशनगंज तहसील में। झेला नृत्य है जो शाहबाद बारां का फेमस नृत्य है, जो युगल नृत्य है। यह फसल की जो पकाई होती है ना उस अवसर पर किया जाता है झेला नृत्य सहरिया जनजाति द्वारा। शिकारी नृत्य है वो सहरिया पुरुषों द्वारा शिकार के अवसर पर किया जाता है। ये नृत्य नाटक है एक तरह से। सांग नृत्य है युगल नृत्य है। और पिछुआ नृत्य है केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है, सहरिया जनजाति की महिलाओं द्वारा। और बंजारी जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है मछली नृत्य। और जो बंजारा जनजाति है वो एक व्यापारिक जनजाति है। और जो मछली नृत्य है वो स्त्री प्रधान नृत्य है, कुंवारी कन्या या अविवाहित कन्या द्वारा किया जाता है मछली नृत्य पूर्णिमा की चांदनी के दिन। इसमें क्या होता है, यह खुशी से तो प्रारंभ होता है और दुख पर जाकर के समाप्त होता है। जमीन पर जब तक ना गिर जाए तब तक यह लगातार चलता रहता है। कौन सा नृत्य? बंजारा नृत्य, मछली नृत्य है ये बंजारों का। वो राजा हिंदुस्तानी फिल्म में है ना वो नृत्य, वो मछली नृत्य है। लास्ट में गिर जाती है धरती पे, नृत्य खत्म। एक है चरवा नृत्य, मारवाड़ क्षेत्र में माली समाज का नृत्य है। यह महिलाओं द्वारा संतान होने पर किया जाता है, यह नृत्य चरवा नृत्य। फिर आता है मेव जनजाति का नृत्य। मेव जनजाति अलवर भरतपुर से संबंधित है। इसके रणबाजा और रतबई दो नृत्य हैं। जो रणबाजा नृत्य है वो तो युगल नृत्य है, और रतबई है महिलाओं द्वारा किया जाता है। अब देखते हैं हम कुछ आभूषण के बारे में। सबसे पहले पढ़ते हैं सिर के आभूषण। इसकी एक ट्रिक है कि मैम बोर होने पर सिर पर फूल का टुकड़ा रखती है, तो इससे सिर के आभूषण हो गए मेमद, बोर, शीश फूल, टिकड़ा, रकड़ी। फिर आते हैं मस्तक के आभूषण। मस्तक में दम हो तो मांग में बिना ताव के शकल झेल कर दिखाओ। इस तरह ट्रिक है कि मस्तक में दम हो तो मांग में बिना ताव के शकल झेल कर दिखाओ। तो अभी इसमें क्या क्या आभूषण हो गए मस्तक के? दामिनी, मांग, सूरमांग, तावित, सांकली, झेला, मोली, फिणी, बोरला और टिक्का। उसके बाद पढ़ते हैं दांत के आभूषण। दांत के आभूषण है चूंप और रखन।
दांत बंद करेंगे तो क्या हो जाएंगे हम, चुप। इसलिए चूप तो है दांत का आभूषण, और अगर चौंप आ जाए तो वो है नाक का आभूषण। अब आते हैं नाक के आभूषण में। ट्रिक है, जोधा के बेस में और उसकी लटकी चुन्नी में एक भंवरा छुपकर बार बार काट रहा था, जिसने क्या कर दिया, नाक में दम कर दिया। जोधा के बेस और उसकी लटकी चुन्नी में एक भंवरा छुपकर बार बार काट रहा था, जिसने नाक में दम कर दिया। तो इससे क्या हो गया, एक तो जीधा बेसरी। बेसरी क्या था, बड़ी ठनी के नाक का भी आभूषण क्या था, बेसरी। जीधा बेसरी लटकन चूनी भंवरिया चौंप बारी बलनी बुलाका कांटा लौंग और नथ, ये क्या है, नाक के आभूषण। उसके बाद आते कान का आभूषण। कान के आभूषण में क्या होगा, एक ट्रिक देखते हैं। बेरंग मोर और टोटी मुर्गी पीपल के पेड़ पर लटके गोटी खेल रहे थे, तभी उनके कान ने सुन लिया, ओ बारे भूचाल आया पाटा। तो अब इससे क्या हुआ, जो कान के आभूषण है वो हैं एरंग, मोर फर, टोटी, मुर्की, पीपल पत्रा, पानड़ी, लटकन, अंगोटा, झेला, जमेला, सुरलिया। एक बार पूछा गया था 2017 में राजस्थान पुलिस के पेपर में, सुरलिया क्या है, कान का आभूषण। ओंगड़ियाँ, बारेट, पाटी सूलिया, झुमका, टोप्स, बाली, कर्णफूल, कुंडला और फूल झुमका। उसके बाद आते कलाई के आभूषण। कलाई के आभूषण कैसे याद करेंगे, बचकों के चुप है, बचकों के चुप है, तो वैसे बंगड़ी, चूड़ा, गोखरू, कंकण, चूड़िया, पूंचिया, हथफूल, मोकड़ी, फूंदना, नोगरी, पाटला, गजरा, कड़ा, ये क्या हो गए हाथ के आभूषण। अब आते हैं बाजू के आभूषण। ट्रिक है इसकी, भू अटन चुबाहा। तो भुजबंद, अणत, टड्डा, नवरतन, चुड़ली, बाजूबंद, हारपान, फूंदा। हाथ की अंगुली के आभूषण। अम्मी बैठी अच्छी है, ठीक है, इसकी ट्रिक है। तो क्या हो गया, हाथ की अंगुली के आभूषण, अरसी, मूंदी, बीठी, अंगूठी, छाप, छड़ा, हथफूल, छल्ला, दामना। पता है कमर के आभूषण, कसकर जतन करो, ये ट्रिक है। कमर के आभूषण, करधनी, सटका, कणकती, जंजीर, तगड़ी, कंडोर। फिर आता है पैर की अंगुली के आभूषण, गो बछिया को फटकारने का पाप, ये ट्रिक है इसकी। गोर, बिछिया, फोलरी, पंजा, पगपान, ये क्या है, पैर की अंगुली के आभूषण। पैर के आभूषण है, हिरण ने पायल घुमाकर, आंवला ने चोट कर तोड़ा छड़ी व झाड़ मिला। इसमें क्या आ गया, हिरणामैन, पायल, पायजेब, घुंघरू, आंवला, नेवरी, चौपुली, टणका, कड़ा, छड़, झांझर, नुपुर, पैंजनिया, अणवट और जोड़। फिर आते हैं कंठ के आभूषण। कंठ में ठुस्सी तू, कंठ में ठुस्सी तू। इसमें क्या हो गया, कंठी, मटरमाला, ठुस्सी, तुलसी, चंपाकली, झल्ला और हालरा, ये क्या है, कंठ के आभूषण। उसके बाद आता है गले के आभूषण। इसकी ट्रिक है, मम्मी तितली पंच लड़ी पहन कर हा हा करती झाल रही है। मंगलसूत्र, मांदलिया, मंडली, तिमड़िया, 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 पंचलड़ी, चंपाकली, हार, हालरो, झालर, खुंगाड़िया, हंसी। एक बार हिंदू त्योहारों को और देख लेते हैं। चैत्र माह में धुलंडी मनाई जाती है चैत्र कृष्ण प्रथमा को। फिर घुड़ला आता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को। शीतलाष्टमी चैत्र कृष्ण अष्टमी को। नववर्ष आता है गुड़ी पड़वा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को। गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया को। और अशोकाष्टमी चैत्र शुक्ल अष्टमी को। रामनवमी चैत्र शुक्ल नवमी को। फिर बैसाख में आखा तीज या अक्षय तृतीया आती है बैसाख शुक्ल तृतीया को। और पीपल पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा आती है बैसाख पूर्णिमा को। फिर आता है ज्येष्ठ। ज्येष्ठ में एक है वट सावित्री व्रत या बड़मावस जो जेठ अमावस्या को आता है। और एक है निर्जला एकादशी जो ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को आता है। फिर आते आषाढ़ में योगिनी एकादशी आषाढ़ कृष्ण एकादशी को। देवशयनी एकादशी आषाढ़ शुक्ल एकादशी को। और गुरु पूर्णिमा आती आषाढ़ पूर्णिमा को।
फिर श्रावण मास में नाग पंचमी आती है, श्रावण कृष्ण पंचमी। निडरी नवमी आती है जो श्रावण कृष्ण नवमी को। कामिका एकादशी श्रावण कृष्ण एकादशी को। हरियाली अमावस्या श्रावण अमावस्या को। श्रावणी तीज आती है श्रावण शुक्ल तृतीया को। और रक्षाबंधन आता है श्रावण मास की पूर्णिमा को। फिर भाद्रपद में आते हैं सातड़ी कजली बूढ़ी तीज जो भाद्रपद कृष्णा तीज। हल षष्ठी भाद्रपद कृष्णा षष्ठी। ऊब छठ या चंदन षष्ठी व्रत आता है भाद्रपद कृष्ण षष्टमी को। कृष्ण जन्माष्टमी आता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। अगर राधा जन्माष्टमी हो तो शुक्ल आ जाएगा आगे। गोगा नवमी आता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को। बछ बारस आती है भाद्रपद कृष्ण बारस द्वादशी। और सतिया अमावस्या आती है भाद्रपद अमावस्या को। फिर आता है हरी तालिका तीज जो भाद्रपद शुक्ल तृतीया को आती है। गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। ऋषि पंचमी भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। राधाष्टमी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। जल झूलनी या देव झूलनी 11 भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। श्राद्ध पक्ष जो प्रारंभ होता है भाद्रपद पूर्णिमा से और अश्विनी अमावस्या तक चलता है श्राद्ध पक्ष। भाद्रपद के बाद आता है अश्विनी। अश्विनी में नवरात्र आते हैं अश्विनी शुक्ल प्रथमा से नवमी तक। और दशहरा आता है अश्विनी शुक्ल दशमी को। जबकि शरद पूर्णिमा होती है अश्विनी पूर्णिमा। कार्तिक में करवा चौथ आती है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। और अहोई अष्टमी आती है कार्तिक कृष्ण अष्टमी को। तुलसी एकादशी आती है कार्तिक कृष्ण एकादशी को। और धनतेरस आती है कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को। रूप चतुर्दशी जिसे छोटी दीपावली कहते हैं कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को। और दीपावली आती है कार्तिक अमावस्या को। गोवर्धन पूजा कार्तिक शुक्ल प्रथम। और भैया दूज है कार्तिक शुक्ल द्वितीया। गोपाष्टमी कार्तिक शुक्ल अष्टमी। आंवला नवमी कार्तिक शुक्ल नवमी को। और देव उठनी एकादशी को कार्तिक शुक्ल एकादशी को देव उठनी। फिर आता है माघ। माघ में आता है तिलचौथ माघ कृष्ण चतुर्थी को। पटल्या एकादशी माघ कृष्ण एकादशी को। सटल्या एकादशी है। मौनी अमावस्या माघ अमावस्या। और बसंत पंचमी माघ शुक्ल पंचमी को। फिर आता है फाल्गुन। शिवरात्रि फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी। और ढूंढ आता है फाल्गुन शुक्ल एकादशी को। जबकि होली फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है। अब कुछ नृत्य जो हमने पहले पढ़े हैं उसमें देख लेते हैं जनजाति से संबंधित। भील जनजाति से संबंधित है हाथी मना गौरी गैर नेजा युद्ध द्विचक्री और घुमरा नृत्य और रमणी नृत्य। ठीक है। भीलों की गौरी गैरों के युद्ध में रम पीकर द्विचक्री घूमी व हाथी पर बैठकर वापस लाई। ये है ट्रिक है एक भील जनजाति से संबंधित नृत्य। अब गरासिया जनजाति के नृत्य हैं वो है मोरिया मादल रायल रायण वलर लूर जवारा कूद गोर गवा गरबा। ठीक है। धो नृत्य गोलुम हम जवारुम कूदो क्या है। गरासिया जनजाति के नृत्य है बिना वाद्य यंत्र के जो वालर नृत्य में सिरोही में किया जाता है गरासिया जनजाति। कथोड़ी के नृत्य हैं होली और मावलिया। सहरिया के नृत्य है लहंगी और शिकारी। इंद्रपरी झेला नृत्य। कंजर जनजाति से धाकड़ और चक्री नृत्य कंजर जनजाति के। मीणा जनजाति के नृत्य है नेजा रसिया लाठी। और जो जातीय लोक नृत्य है वो है कालबेलिया के बाईपास याद रखो यानी कि बागड़िया इंडोनी पनिहारी और शंकरिया। पिछोड़ो बिथोड़ो नृत्य कालबेलिया नृत्य है ये। गुर्जर जाति से संबंधित नृत्य चरी नृत्य जो फलकुबाई किशनगढ़ की फेमस है। मेव की है रतवई रतबाजा। और बालदिया के है बालदिया नृत्य। क्षेत्रीय लोक नृत्य है कुछ एक एरिया से संबंधित। घूमर है जयपुर मारवाड़ का प्रसिद्ध। ढोल जालोर से बिंदोरी झालावाड़ से। झूमर हाड़ौती से संबंधित है। चंग शेखावटी से। गीदड़ भी शेखावटी से संबंधित है। गुडला मारवाड़ से संबंधित है। अग्नि नृत्य बीकानेर से संबंधित है। बम नृत्य भरतपुर अलवर से। और डांडिया मारवाड़ से। गैर नृत्य मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य जबकि लांगू या करौली का है। डांग नाथ द्वारा राजसमंद का प्रसिद्ध नृत्य है। नाहर है मांडल क्षेत्र भीलवाड़ा का प्रसिद्ध नृत्य। अब व्यावसायिक नृत्य है जिससे बिजनेस होता है यानी कि रुपए कमाते हैं वो है भवाई तेरह ताली कच्ची घोड़ी कठपुतली कालबेलिया कंजर जनजाति के नृत्य। राजस्थान की जो हस्तकलाएं पड़ी उसमें कुछ प्रश्न है इस प्रकार है।
अजरक प्रिंट का संबंध है बाड़मेर से, और अजरक प्रिंट में कलर होते हैं नीले और लाल रंग। मलिर प्रिंट का संबंध बाड़मेर से होता है, इसमें कलर है लाल और कत्थई। दाबू या आजम प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़ से, लाल काला और हरा रंग। बगरू प्रिंट का संबंध है बगरू जयपुर से, लाल और काले रंग का प्रयोग होता है इसमें। बंधेज का संबंध है जोधपुर से। पेचवर्क शेखावटी का प्रसिद्ध है। चटापटी बीकानेर की। जबकि कढ़ाई या कसीदाकारी शेखावटी का प्रसिद्ध है। मुकेश शेखावटी का प्रसिद्ध है। जरी व गोटा भिनाय अजमेर का और खंडेला सीकल का प्रसिद्ध है। पड़ व फड़ चित्रण भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। गलीचे कारपेट का काम जयपुर का प्रसिद्ध है। जबकि दरिया टांकला नागौर की प्रसिद्ध है। नमदे या ऊनी बिछावन है जो ऊन से बने हुए होते हैं वो है टोंक का प्रसिद्ध। मटके और सुरैया बीकानेर के प्रसिद्ध है। जबकि आला गीला पद्धति है वो बीकानेर के प्रसिद्ध है। मैथिरण कला बीकानेर की प्रसिद्ध है। जबकि लाल पत्थरों की मूर्तियां हैं वो थानागाजी अलवर की, हाँ थानागाजी अलवर में पड़ता है यार, थानागाजी सीकर है शायद, सॉरी पता नहीं, थोड़ा दिमाग से निकल गया है। काले पत्थर की मूर्तियां तलवाड़ा बांसवाड़ा से संबंधित है। जबकि संगमरमर की मूर्तियां जयपुर से, और जस्ते की मूर्तियां जोधपुर से संबंधित है। रत्न आभूषण जयपुर से संबंधित है। जबकि लकड़ी के झूले या फर्नीचर जोधपुर से। नक्काशीदार बाड़मेर से संबंधित है। जबकि पेंटेड बीकानेर से प्रसिद्ध, वो पेंटेड है जो किशनगढ़ अजमेर से संबंधित है। शीशम के तने श्रीगंगानगर के प्रसिद्ध है। जबकि कठपुतली उदयपुर से संबंधित है। लकड़ी के खिलौने उदयपुर के प्रसिद्ध है। जबकि मामा जी के घोड़े हरजी गांव नागौर के प्रसिद्ध है। रामदेव जी के घोड़े पोंकरण जैसलमेर के, और मिनिएचर पेंटिंग जोधपुर के प्रसिद्ध है। चांदी की कलात्मक वस्तुएं उदयपुर की प्रसिद्ध है। बादला या जस्ते का जो पात्र होता है वह जोधपुर का प्रसिद्ध है। कावड़ है बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध, और तारकसी है नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध। फिर आता है पिछुआइयाँ जो नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। मिरर वर्क यानी कि शीशे का काम है जो जैसलमेर का प्रसिद्ध है। टेराकोटा मोलेला गांव राजसमंद का प्रसिद्ध है। मोहनलाल कुमार इसके क्या है प्रसिद्ध दिलाने वाले व्यक्ति हैं। कागजी टेरिकोटा है जो अलवर का प्रसिद्ध है। सुनहरी टेराकोटा बीकानेर का, और थेवा कला है प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध। पेपर मेसी का काम है जयपुर का प्रसिद्ध। मुरादाबादी का काम है जो वो है जयपुर का प्रसिद्ध। हस्त निर्मित कागज सांगानेर जयपुर में, और खेसला लेटा गांव जालौर से संबंधित है। उस्ता कला बीकानेर के प्रसिद्ध है। जबकि ब्लू पोटरी जैसलमेर की, वो जयपुर की, सॉरी ब्लू पोटरी जयपुर की प्रसिद्ध है। और ब्लैक पोटरी है वो कोटा की। जबकि लाल श्वेत पोटरी आई तो पोखरण जैसलमेर की। और चमड़े की जूतियाँ या मोजड़ी है जो जोधपुर की प्रसिद्ध है। और लाख का काम जयपुर का प्रसिद्ध है। जबकि कुंदन का काम जयपुर का, और मीनाकारी जयपुर की प्रसिद्ध है। हाथी दांत की वस्तुएं जयपुर की प्रसिद्ध है। जबकि तराजू का काम है नागौर का प्रसिद्ध। रेजी है जो चक सीकर की प्रसिद्ध है। जबकि सूंगनी नस्वार है जो ब्यावर अजमेर की प्रसिद्ध है। रमकड़ा या सोप स्टोन से बना होता है जो रमकड़ा उद्योग गलियाकोट डूंगरपुर का प्रसिद्ध है। जबकि मलमल है जो तनसुख जोधपुर का प्रसिद्ध है। फिर आता है हैंड टूल्स जो कृषि उपकरण है वो नागौर के प्रसिद्ध है। और चंदन की कलात्मक वस्तुएं चूरू की प्रसिद्ध है। गुलकंद पुष्कर अजमेर का प्रसिद्ध है। जबकि नांदड़ी भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। ऊनी कंबल है जो गडरा रोड बाड़मेर का प्रसिद्ध है। और मुड्ढा है जो अजमेर के प्रसिद्ध है। जो तोप है ना छोटी और कलात्मक जो तोप है वो जयपुर की प्रसिद्ध है। पाव रजाई भी जयपुर की प्रसिद्ध है। कोटा डोरिया कैथून गागरोन की प्रसिद्ध है। और मैन छपाई सवाई माधोपुर की। गंगा जमुनी यानी कि सोने चांदी से जड़ी हुई बुनाई होती है वह है जयपुर की प्रसिद्ध। कटार छींट जोधपुर की प्रसिद्ध है। जबकि मोंडे या लाख के बर्तन है जो बीकानेर के प्रसिद्ध है। तलवार है जो सिरोही की प्रसिद्ध है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी वो भारत का इतिहास और राजस्थान का इतिहास की होगी। अब तक हमने पढ़ लिया राजस्थान की कला संस्कृति, भूगोल और राजस्थान जिला दर्शन।